चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कलर इन थिन फिल्म। ठीक है, कलर इन थिन फिल्म। और ये भी इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है, इसी को हम समझेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले तो कलर इन थिन फिल्म में ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। और क्यों होता है, मैंने आपको पीछे थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब भी वेव का डिवीजन होगा यहाँ पे इंटेंसिटी का, तो उसमें दो वेव है, उनका सुपरपोजिशन होगा और उसके बीच में इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस का ही केस है, बट इसकी जो थ्योरी है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी काम नहीं करेगी, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पीछे हमने जो पढ़ के आए हैं उसमें क्या था, वेव फ्रंट डिवीजन हो रहा था। वेव फ्रंट, वहाँ पार्ट डिफरेंस हम देख रहे थे वेव फ्रंट डिवीजन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी डिवीजन होता है और हमें डिफरेंट वेव मिलती है। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे भी निकालेंगे, कुछ थ्योरी में सिमिलरिटी मिलेगी, कुछ में डिसिमिलर होगा, कुछ नया चीजें होंगी। ठीक है, तो अब देखिए, जो सोप फिल्म है या मैंने कहा सीडी है, सीडी सीडी डीवीडी जो होती है, उसमें आपने देखा होगा अलग से कलर नजर आते हैं। या पानी के सरफेस के ऊपर कोई पेट्रोल या केरोसिन की कोई फिल्म अगर पड़ी हो, मान लीजिए कहीं गिर जाता है पानी के ऊपर कोई ऑयल की ड्रॉप, तो आपने देखा होगा उसमें कलर्स नजर आते हैं। ठीक है, ये जो कलर होते हैं, इसको इसका कारण क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, राइट। और इसके अलावा जैसे कभी आप किसी लिक्विड के सरफेस को आप देख रहे होते हैं, कोई फिल्म वगैरह हो, तो कभी तो वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल डार्क नजर आती है, या कभी वो शाइनी नजर आती है, ऊपर से देखने पर शाइनी चमचमाती हुई। सो उसका जो कारण है वो इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थ्योरी को समझेंगे। इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया सोप फिल्म, कलर्स इन सोप फिल्म। कलर इन सोप फिल्म, सीडीज, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरी पर। तो देखिए, ये एक फिल्म है, मैंने थोड़ा सा इसको थिक बनाया है जिससे समझ में आए, और इसका आइडिया मैं आपको पीछे दे चुका हूँ। तो यहाँ से कोई वेव आ रही है, ये वेव पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली ट्रांसमिट। इसके बाद यहाँ जब टकराएगी तो टकराने के बाद वापस इधर ही आएगी। ठीक है, और ये कुछ इधर ट्रांसमिट हो जाएगी। जब यहाँ आएगी तो पार्शियली इससे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और पार्शियली कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो रिफ्लेक्ट होके आई है, यहाँ जब पहुंचेगी अगेन, यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्शियली फिर ट्रांसमिट हो जाएगी इस तरह से। तो मैं आपको जो बता चुका हूँ इसमें ये है कि ये इंसिडेंट बीम है, अकेली ये एक बीम आई, इंसिडेंट वेव, इसमें ये रिफ्लेक्ट हुई, लाइट इसको नंबर देता हूँ 1। यहाँ पे कुछ पार्शियली ट्रांसमिट होके इधर निकल आई, लाइट में इसको नंबर देता हूँ 2। इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब इधर गई और पार निकल गई, तो लेट मी नंबर इट 3। और कुछ रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चली गई, कुछ इधर आई, लेट मी नंबर इट 4। तो अभी क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस कैसे होगा, देखिए ये वाली जो बीम है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और एक ही सोर्स से ओरिजिनेट हुई है, इसी से तो सारी बनी है जितनी भी आप देख रहे हैं। आगे भी होगा, बट हम इतना ही समझ लेंगे तो काफी होगा, क्योंकि इसमें और इसमें दो जो केस बन रहे हैं वही केस आगे रिपीट होने वाले हैं। बस अंतर ये आ जाता है कि यहाँ जो इंटेंसिटी मिलने वाली है और या यहाँ मिलने वाली है वो ज्यादा होगी, इसके बाद जो होंगे उनमें इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, सो आगे भी पॉसिबिलिटी बनेगी, बट हम वी आर इंटरेस्टेड इन इंटरफेरेंस बिटवीन 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4। ठीक है, 1 और 3 में मैं आपको पीछे थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ कि ये 1 और 3 वाले जो है, तो यहाँ से टकराने के बाद ये गई और यहाँ से टकराने के बाद ये गई, तो ये ऑयल फिल्म है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑयल फिल्म। ऑयल मान लो या कोई भी ट्रांसपेरेंट फिल्म है, एनी ट्रांसपेरेंट फिल्म।
ठीक है। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट मी से म्यू है, और इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम है, से दिस इज टी, बहुत कम होती है। फिल्म बहुत पतली होती है, जैसे सॉफ्ट फिल्म भी होगी तो मिलीमीटर से भी कम साइज की होगी, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की, ठीक है। ऐसे ही सीडी पर जो कोट होता है जिसमें आप शाइन देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो भी काफी पतला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वेव टकराई है ये डेंसर मीडियम से टकरा के लौटी है, तो 1 में पाई का फेज चेंज आ जाएगा या λ/2 का पाथ चेंज आ जाएगा। फिर मैं आपको बता चुका था ट्रांसमिटेड वेव में कभी कोई चेंज नहीं होता, ये पार निकल गई, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से ये जो टकराई है वो अब बाहर का मीडियम, क्योंकि मैंने इसे डेंसर माना है, क्योंकि बाहर हवा या वैक्यूम होगा तो ये भी रेयरर है और ये भी रेयरर है। तो आपको पता होगा, मैं साउंड में ही लिखा चुका हूँ, उधर 11th क्लास का पार्ट जब डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांसवर्स वेव अगर रेयरर से टकरा के लौटती है तो फेज में कोई चेंज नहीं आता, तो ये ऐसे ही चली जाएगी। और फिर ये ट्रांसमिट हो गई तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, ट्रांसमिट तो होता ही नहीं, याद होगा आपको, ठीक है। फिर ये यहाँ जब टकरा के लौटेगी तो अगेन ये रेयरर मीडियम से लौट रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये आगे जाके फिर ट्रांसमिट हो गई, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ टकरा के जब जाएगी तो आप समझ सकते हैं, फिर ये रेयरर से टकरा के लौट रही तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आगे हम देखते जाएंगे। तो मेन ये है कि इसमें और इसमें, अभी देखा आपने इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से एक्स्ट्रा पाथ चेंज आएगा λ/2 का और फेज चेंज आएगा पाई का। और जबकि इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आया था बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाली वेव और इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना एक्स्ट्रा तो चली है, और ये भी कुछ तिरछी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर देखें तो ये वेव यहाँ से जब गई है और ये यहाँ से चल के ऐसे जब जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो है ही, सेम मीडियम में जा रही है, तो अब आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ऐसा वाला, ये 90 कहेंगे, तो इन दोनों पैरेलल के लिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वेव फ्रंट हो जाएगा। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, आप चाहो तो इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इस पॉइंट को लेट मैं पी कह देता हूँ, तो सी पी एक वेव फ्रंट हो जाएगा। पैरेलल है तो पैरेलल वेव फ्रंट हो गया। और वेव फ्रंट मतलब उसको कहते हैं जिसका फेज क्या हो, सेम हो हर पॉइंट का। तो यहाँ से आगे तो फेज जो आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो चेंज आ चुका है वो चेंज हमें देखना होगा, ठीक है। यानी इसके आगे तो सेम रहेगा, लेकिन ऑलरेडी ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट दैट वी हैव टू कंसीडर। तो अब इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। हम उस डिटेल में जा भी नहीं रहे और आपको भी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी की दिली ख्वाहिश हो तो उसे भी यह प्रूव किया जा सकता है। बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, यस थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है, तो हम वो कैलकुलेशन अवॉइड करेंगे। ये एंगल आर है, ध्यान दें, ठीक है। तो अब करते क्या है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू सॉल्व इट, कि इसका जो पाथ आएगा ये हम निकाल सकते हैं। और अभी कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि मीडियम में सपोज करो ये जो लेंथ है एक्स है मान लेते हैं, हालांकि वो निकल आएगा कैसे, ये टी है और ये एंगल आर मैंने दिया है, ये एंगल इधर का भी होगा। तो अगर आई दिया है तो 1 sin i म्यू sin r करके आर की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, या आर की वैल्यू पहले से पता होगी, ठीक है। अब ये अगर आपका टी है तो ये वाली साइड आ जाएगी टी अपॉन कॉस आर, आप मेरी बात को समझेगा, टी अपॉन कॉस आर आ जाएगी। और ये भी क्योंकि ये एंगल आर है और ये एंगल भी आर है, तो ये भी टी कॉस आर आएगी। तो दोनों मिला के कितना आ जाएगा, सॉरी टी अपॉन कॉस आर, तो 2t अपॉन कॉस आर तो वैसे आएगा ज्योमेट्रिकल वाला, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें म्यू का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हमें चाहिए। तो ये 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर आ जाएगा। ध्यान रहे ये वाला पार्ट आया अभी, ठीक है, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, 2t अपॉन कॉस आर का म्यू टाइम्स कर लिया। फिर क्या करो, ये वाली लेंथ निकाल लेना। कैसे निकालोगे, ठीक इसी तरीके से इस परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा लो। अभी ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रहे ये एंगल आर है और ये आर है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। वो मुझसे फिगर में थोड़ा ऐसा लग रहा है, वो थोड़ा ज्यादा कर दिया, बट ये एंगल आर है, ये भी आर होगा, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस के एंगल बराबर होंगे, तो ये वाली लेंथ और ये भी बराबर आएगी। तो अब क्या करो, आर पता है आपको, ये साइड पता लग गई, तो ये वाली साइड पता लग जाएगी, 10 का फॉर्मूला लगा के ये वाली उसका ट्वाइस करके ये मिल जाएगा, ट्वाइस करके ये मिल जाएगा। जब ये मिल गया ना, ठीक है, तो अब फिर फर्दर आप देखिए ये आई है, ये आई है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये वाला,
ये 90 माइनस आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, तो ये फिर आपका आई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल जो एंगल आ रहा है ये आई आ गया यहाँ पे, ये 90 माइनस आई आ गया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला एंगल हम यहाँ से फिर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब ये आई आ गया आपका, है ना, और ये फिर इसको रिलेट करके ये वाली साइड को रिलेट करके ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम था ए, एपी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, उतना कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो अब ये जो डिस्टेंस आ जाएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद भी आपको पता है कि ये जो वेव 1 है, ये वेव 1 ऑलरेडी रिफ्लेक्शन यहाँ से हो चुका है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ चेंज और आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा पाथ चेंज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा λ/2, तो वो भी लेना पड़ेगा, तब जाके नेट पार्ट डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट माइनस ए वाला पार्ट जब करते हैं ना, ए बी सी पी, ए बी और बी सी माइनस एपी जब करते हैं, तो जो पार्ट डिफरेंस आता है इस पाथ की वजह से, वो सब सॉल्व करने के बाद, ये वाला नहीं, जब सॉल्व कर लेंगे, अभी इसमें माइनस भी तो होगा, ये वाला जो लेंथ है एपी वाला, ये एपी वाला लेंथ भी माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में जो पार्ट डिफरेंस मिलता है वो ये मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है 2 म्यू टी cos r। आगे भी क्वेश्चन वगैरह में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो डेल्टा आ जाएगा 2 म्यू टी cos r। अब होता क्या है, ज्यादातर केस में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें नॉर्मल इंसिडेंस का केस लिया जाता है। क्या? नॉर्मल इंसिडेंस का। तो नॉर्मल इंसिडेंस में आप समझो एंगल आई और आर 0 हो जाएंगे, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो फिर ये 2 म्यू टी, यही याद रखने की चीज है, वो कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात, अब इसी तरह से यहाँ पे ये जो आया है, ध्यान रहे, अभी ये जो आया है इसमें एक चीज अभी छूटी हुई है, और वो है ये जो λ/2 का था, वो हम बाद में ले सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको लोगे तो यहाँ पे प्लस λ/2 और लेना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसको सॉल्व किए थे अभी, मैंने कहा इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें फिर ये माइनस का λ/2 का पार्ट और आ जाएगा, ठीक है, जब हम इनमें 1 और 3 में इंटरफ्रेंस कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से, वो सब मैं बता दूंगा। तो ये आएगा। और अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और हमें ये फिल्म चमकीली दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? चमकीली, ब्राइट, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रही है यहाँ से देखने पर, तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। तो इसको फिर क्या करेंगे, लिखना मत, अभी लिखना मत, मैं सब लिखा दूंगा, पहले समझने पे ध्यान दो। तो ये n लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? n लैम्डा, ठीक है। 2 म्यू टी cos r माइनस λ/2 n लैम्डा आ जाएगा। तो इसको λ/2 माइनस में जो आ रहा है उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से फिर आपको कंडीशंस मिलेंगी, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं अभी लिखा दूंगा केस बना के। अगर मान के चलिए यहाँ से देखने पर, ऊपर से देखने पर ये फिल्म डार्क नजर आ रही है, यानी काली नजर आ रही है, चमकीली नहीं, ब्राइट। जैसे मैंने कहा ना, ऊपर से देखते हैं तो कभी कभी पानी का सरफेस या कोई भी फिल्म चमकीली नजर आती है, ब्राइट, उसका मतलब है इंटेंसिटी मैक्सिमम हमारी आंखों में आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी डार्क नजर आती है, ठीक है। तो डार्क का मतलब है कुछ भी लौट के नहीं आ रहा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रही है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो n लैम्डा है, इसकी जगह 2n प्लस 1 λ/2 रखेंगे, या 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 भी कर सकते हैं। ऑड मल्टीपल आता है ना, तो ऑड मल्टीपल में 2n प्लस 1 ले लो या माइनस 1 ले लो λ/2, वो लेके फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया दो केस ऊपर वाले के लिए। सेम इसी तरह के केस नीचे वाले के लिए भी होने वाले हैं, 2 और 4 में जब इंटरफेरेंस करेंगे। बस अंतर पता है क्या आएगा, जैसे इसका हमने जो पार्ट डिफरेंस निकाला था, दिस माइनस दिस, ये वाला इतना ही होगा। वो जो λ/2 का एक्स्ट्रा था जो कि इसमें हुआ था, वो इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ इसी के जैसे हो गए, बिल्कुल जैसे AB और BC था, उसी तरह से BC और CD की वैल्यू 2 म्यू टी cos r आ जाएगी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे, तो ये वेव फ्रंट टाइप का आ गया, ये 90, ठीक है। तो अब ये माइनस कर दोगे, लेट ये इसे Q कह दो चाहो तो ये BC CD माइनस BQ, तो वो जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, केवल इतना, ये वाला पार्ट फिर उसमें नहीं होगा, ये वाला पार्ट उसमें नहीं होगा। और फिर से वही कंडीशन लगा देंगे कि यहाँ से देख रहे हैं फिल्म को नीचे से, तो ये फिल्म अगर ब्राइट नजर आ रही है तो उसको इतना वाले टर्म को n लैम्डा के बराबर करेंगे, और अगर डार्क नजर आ रही है तो 2n प्लस 1 λ/2 या 2n माइनस 1 λ/2 के बराबर करके देन वी विल सॉल्व। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आता है
वो ये है कि जिस समय आपको ये ब्राइट नजर आ रही है ऊपर, जिस कंडीशन में ये ब्राइट नजर आएगी ना, उस समय ये डार्क नजर आएगी पक्का। यही बात ध्यान रखने की है। थ्योरी तो खत्म सी हो गई, बस अब मुझे सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखाना है इसी चीज को। आई होप मैं आपको समझ में आया होगा। अब इसी को मैं लिखा दूंगा सिस्टमेटिकली। अब देखिए, यहाँ से अगर ब्राइट नजर आ रही है तो यहाँ से डार्क क्यों नजर आएगी? उसका कारण है कि अगर इधर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है तो इधर मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो तो कंजर्व रहती है। जितनी एनर्जी 100% आई है वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पे इंटरफ्रेंस में क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे इंटेंसिटी 100 आई थी 200 हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो भी 100 है उसी 100 में से यहाँ मिल रही है, बाकी इधर मिल रही है। अब मान के चलो इधर 0 मिल रही है तो पूरी 100 इधर मिल रही होगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ है तो यहाँ पक्का डिस्ट्रक्टिव ही होगी। इसमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी अगर इधर भेजी थी इसका मतलब इधर कुछ आया ही नहीं, और इधर कुछ आया नहीं तो यहाँ पे पक्का डिस्ट्रक्टिव मिलेगी जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव मिलेगी। वही चीज समझने की है और वही मैं करके आगे दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना। और जिस समय यहाँ डिस्ट्रक्टिव मिलेगा उस समय यहाँ पक्का कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, क्योंकि इधर एनर्जी नहीं गई वो सारी इधर आ गई। तो नीचे से देखने पर फिल्म अगर आपको ब्राइट नजर आ रही है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो ऊपर पक्का डिस्ट्रक्टिव हो रही है। ऊपर से देखने पर उसी समय डार्क नजर आएगी क्योंकि सारी इंटेंसिटी इधर आ गई। तो आप एक चीज फिर यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक जगह अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो दूसरी जगह मिनिमम होगी, और दूसरी जगह मैक्सिमम होगी तो एक जगह पहली वाली जगह पे मिनिमम होगी। ऐसा होता है और वही चीज हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दी। तो कुछ काम के जो पॉइंट्स हैं, वो काम के पॉइंट्स ये हैं कि वेव 1 में एक्स्ट्रा पाथ चेंज होगा। पहला पॉइंट तो ये है, देयर इज एक्स्ट्रा पाथ चेंज ऑफ λ/2 और फेज चेंज ऑफ पाई। मैंने बताया ना डबल हो जाता है। फॉर वेव 1 एज इट इज रिफ्लेक्टेड बाई डेंसर मीडियम। ये मैं लिख भी रहा हूं, आप भी लिख लो, क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं हम, ध्यान नहीं रहता। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा कि इसमें जब हम ए बी बी सी माइनस ए पी करेंगे तो वो जो पार्ट डिफरेंस आएगा। अब नॉर्मली क्या करते हैं हम, ए बी जब निकालते हैं ना तो इसकी वैल्यू जैसे ये टी है तो टी अपॉन कॉस आर याद रहता है, वो म्यू का टर्म ही भूल जाते हैं क्योंकि मीडियम दूसरा है। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हम निकाल रहे होते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर we will observe interference between wave 1 and 3 and wave 2 and 4। ठीक है, सो इनके केस अलग अलग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो पार्ट डिफरेंस है, बल्कि मैं कहूंगा ओपीडी बिटवीन वेव 1 and 3। ठीक है, ओपीडी बिटवीन वेव 1 and 3 ये डेल्टा है। दिस इज 2 म्यू टी कॉस आर। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, मैंने समझा दिया है। सो 2 म्यू टी कॉस आर ये आएगा। ठीक है, सो और इसमें भी आएगा, इसमें भी इसी तरह से। ऑल्सो सेम ओपीडी फॉर वेव 2 and 4, लेकिन बट देयर इज एन एक्स्ट्रा फेज चेंज, पाथ चेंज ऑफ λ/2 फॉर वेव 1 and 3। वो वाला वो अलग से ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? आप इसको नोट करिए, क्योंकि मैं ये फिगर तो अभी रखूंगा, फिगर में ही सारी चीजें समझ में आएंगी। इसको मैं रब कर रहा हूँ और इसके बाद एक एक केस इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि बिल्कुल नया सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों ने आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर कहीं दूसरी जगह कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे। क्वेश्चन नो डाउट कम मिलते हैं, बट मैंने कहा ना ये ऐसा नहीं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखो आए हैं, एक दो क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा की एक्सरसाइज में भी लास्ट में मिल जाएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद डिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे, तो डिफ्रैक्शन का डीपीपी मैं आपको सेंड करूंगा क्लास के बाद।
और कल भी आपकी क्लास होगी संडे में, बस टाइम मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको टाइमिंग क्या रहने वाली है, क्योंकि कल के जो टेस्ट का टाइम है वो एक बार फाइनल होगा, तो उसके बाद आपका वैसे मोस्ट प्रोबेबली कल टेस्ट मेरा जो है 12th वाले बैच का वो 9 to 11 होगा, तो उसके बाद ही मैं कोई टाइम रखूंगा, बता दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। 2 से 3 दिन का मैक्सिमम मान के चलिए, मंडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद हम क्लास रख सकते हैं, मंडे या ट्यूसडे में होपफुली हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको। तो यहाँ हेडिंग आप डालेंगे इंटरफ्रेंस बिटवीन वेव 1 and 3। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी इतना कुछ समझा चुका हूँ, 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर। और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस r इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज कॉस r 1। तो जो पाथ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 म्यू टी, ठीक है। अब इसमें यहां पे मैं लिखूंगा देयर इज एन एक्स्ट्रा पाथ चेंज of lambda by 2 for wave 1, so डेल्टा इक्वल्स टू ये 2 म्यू टी। हालांकि इसको चाहो तो जो माइनस कर रहे हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं, ये वैल्यू तो फिर भी बनी होनी है, और इसमें माइनस का लैम्डा बाई 2 करना, ध्यान रखना माइनस का लैम्डा बाई 2। और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा मिटा दिया, उसमें मैंने समझाया भी था, क्योंकि हम ये दिस माइनस दिस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो इसी के साथ में जो एपी आ रहा था उस एपी में लैम्डा बाई 2 ऐड करके माइनस करेंगे ना, ये वाला जो पार्ट आ रहा था, तो ये माइनस एपी और ये माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस मैंने इसलिए लिखा, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस हम बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव का एक डिस्ट्रक्टिव का। अभी इंटरफेरेंस 1 और 3 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें केस फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, आप फटाफट से नोट भी करिए, क्योंकि अभी क्या है स्क्रीन पे मैं इसको फिगर को मिटा नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया बीच बीच में मुझे देना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी वेव के लिए बात कर रहे हैं, 1 and 3। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है ये, यहाँ ऊपर से देखने पे फिल्म की इंटेंसिटी मैक्सिमम, यानी ये फिल्म चमकीली नजर आएगी ऊपर से, ब्राइट। इसका मतलब ये है, ये भी लिख देता हूं, दैट इज फिल्म appear ब्राइट इन। अब देखिए एक और चीज मैं बता दूं, ये जब हम बात करते हैं ना 1 और 3, इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज करेगा। ये जो लाइट आ रही है ना, ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मालूम पड़ा कि क्वेश्चन आ गया, आप समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन का मतलब, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये 1 और 3 ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो कई बार 1 और 3 नहीं बोलेगा, वो इसे बोलेगा रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडिंग मैं दे रहा हूँ, इसमें आप यहाँ पे वेव 1 और 3 में जगह निकाल के ये बात लिख लेना, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ये वर्ड ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये वर्ड ध्यान रखना, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। समझ जाना कि रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब ये 1 और 3 है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्ट हो रही है ना, रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट। ये वर्ड बल्कि 3-4 में लिखा 1-3 या 2-4 लिखा नहीं आएगा, ये वर्ड ज्यादा कॉमनली यूज होगा ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंटरफेरेंस बिटवीन वेव 1 and 3 का मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अभी मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, दैट इज फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ ली ना आपने, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एक दो मैं अभी फॉर्मूले छोटे छोटे बताऊंगा, बहुत छोटे फॉर्मूले हैं, आप देखना प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो फॉर्मूले ही पूछे गए हैं। होता क्या है, बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से, आप देखो वो फॉर्मूले छोटे तो मिल रहे हैं, बट उसके लिए हमें वर्किंग बहुत करनी पड़ी है, काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में खुद लेंदी हो जाता है। बट जो फॉर्मूला आएगा उसको आप याद रख सकते हो, कुछ तरीके में बता दूंगा, 1 या 2 वैल्यू याद रखो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला आएगा, उतने से अपना काम चल जाता है, मोस्टली काम चल जाएगा। अगर इस पे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो उस फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा। बट थ्योरी में डिटेल में बता रहा हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती तो मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जहाँ दूसरी जगह कभी पढ़ा होगा, तो इससे पहले ये टॉपिक पक्का नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिटी मुझे नहीं करनी है, चाहे एक क्लास मैंने पहले भी कहा, एक क्लास मेरी एक्स्ट्रा जा रही है, जाने दो,
जब अब तक अच्छे से किया तो लास्ट भी स्टार्ट अच्छा हुआ था तो एंड भी अच्छा ही होगा। तो फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। देयरफॉर फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसे कहेगा कि फाइंड द कंडीशन या फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म, यही पूछा जाता है। अभी इसका एक फॉर्मूला आने वाला है, टी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। टी का एक फॉर्मूला आएगा लैम्डा अपॉन 4 म्यू और दूसरा आएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू। ये दो फॉर्मूले याद कर लो। लाइफ सेट, लाइफ सेट का मतलब क्वेश्चन 100% कर लोगे, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ना छोटे छोटे फॉर्मूले जो पूछे जाते हैं वो यही फॉर्मूले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक ये वाला, एक ये वाला, कब कौन सा आएगा यही बदल जाते हैं, ऊपर नीचे बदलते रहते हैं। और भी आ सकते हैं, इसके आगे आते भी हैं, उतने पूछता नहीं है, लेकिन निकाल सकते हो। बस दो याद रखो, लैम्डा बाई 4 म्यू और लैम्डा बाई 2 म्यू। कैसे कब क्या आएगा यही थिकनेस पूछी जाती है। तो पूछेगा फाइंड द थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म सो दैट फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसे पूछेगा। सो दैट फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इसी बात का मीनिंग इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे ही कहेगा क्वेश्चन में फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब समझ जाना ये पिक्चर आपके माइंड में। क्यों नहीं मिटाया मैंने फिगर, क्योंकि बार बार मुझे समझाने के लिए इस फिगर की जरूरत है, इसीलिए मैं जरा सी जगह में लिख रहा हूं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्राइट नजर आने का मतलब 1 और 3 में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने जा रहा है, यही मतलब आपको समझना है। इसी तरह से वर्ड यूज करेगा कि ट्रांसमिटेड लाइट में हमको ब्राइट नजर आ रही है, मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ ब्राइट होगा तो फिर यहाँ पक्का फिर डार्क होगा। तो जो थिकनेस, ध्यान से सुनो, जो थिकनेस इनमें से कोई एक आएगी, पहली वाली आती है मैं बता दूं वैसे भी, तो अब ये दूसरी वाली भी आएगी, लेकिन वो कब आएगी किस कंडीशन में वही ध्यान रखना है। तो अब ये थिकनेस के लिए यहाँ, ये थिकनेस के लिए यहाँ अगर ब्राइट नजर आ रहा है, ध्यान से सुनना, इसी थिकनेस के लिए यहाँ अगर ब्राइट नजर आ रहा है तो इसी थिकनेस के लिए यहाँ फिर डार्क नजर आएगा। मैंने बोला ना कि ऊपर अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी, नीचे मिनिमम, यही चीज समझ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप पढ़ोगे एक बार समझ लोगे ना, खुद पढ़ोगे तो खुद को भी काफी इंटरेस्ट आएगा। तो द फिल्म अपीयर ब्राइट एंड रिफ्लेक्ट लाइट, तो सेम थिकनेस है, बट इस थिकनेस के लिए अगर ऊपर ब्राइट नजर आती है तो नीचे फिर डार्क नजर आएगी, और अगर ऊपर डार्क नजर आती है मान के चलो इस थिकनेस के लिए, तो फिर नीचे ब्राइट नजर आएगी। तो अब हमें चेक ये करना है कि कौन सी वाली इनमें से थिकनेस आती है, मिनिमम पूछेगा, ठीक है। तो यही दो वैल्यू का ध्यान रखना है। सो नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दैट इज फिल्म अपीयर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये वाला जो आया था, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, और कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है जो हमने उधर पीछे पढ़ा था, लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल। तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन एन लैम्डा हो गई इंटीजर मल्टीपल। अब आप इसको इधर जब ले जाओगे, तो इधर जब ले जाओगे तो ये कंडीशन ऐसी लगेगी देखने में जैसे कि डिस्ट्रक्टिव में होती थी, बट इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये जो माइनस लैम्डा कंडीशन तो वही लगाई ना हमने, एन लैम्डा जो कंस्ट्रक्टिव थी। ये तो क्या है, जो इधर टर्म आ रहा है वो उधर जाके जब ऐड होगा तो वो ऑड का लुक देने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो डिस्ट्रक्टिव वाला हो गया, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हमने कंडीशन वही लगाई है कंस्ट्रक्टिव के लिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन लैम्डा। तो इसको आप इधर लाओगे, जब इधर लाओगे तो ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 का लुक देगा, जो कि डिस्ट्रक्टिव में होता था पीछे। तो ऐसे मत सोचना कि हमने डिस्ट्रक्टिव कंडीशन, वो इसकी वजह से इधर आएगा, कंडीशन तो हमने प्रॉपर लगाई है, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करने की बारी है, और इसी में मैं 1 और 3 में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर समझ लिया तो सेकंड वाला केस 2 और 4 वाला जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते जाएंगे और आपको तुरंत समझ में भी आता जाएगा। तो इतना आप नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और वो कंडीशन हम निकालेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, तो ये आ गया यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू, यही था तो डेल्टा तो हटाओ, अब तो बचा यहाँ पे 2 म्यू टी, और ये जो माइनस लैम्डा बाई 2 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2n+1 लैम्डा बाई 2, और ये 2 म्यू इधर आ गया 4 म्यू, ये फॉर्मूला आया जनरल। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, टी थिकनेस है इस फिल्म की, आप इस थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, लिक्विड की ड्रॉप ऐड करके मोटाई बढ़ा दी फिल्म की, ठीक है। तो टी है आपका 2n+1 लैम्डा बाई दिस, तो अब n के प्रोपोर्शनल आ रहा है, n की वैल्यू कम रखोगे तो कम आएगी, ज्यादा रखोगे ज्यादा आएगी। तो अब इसमें n की सबसे छोटी वैल्यू मैं 0 रख सकता हूँ, ठीक है। फॉर n = 0, टी की जो थिकनेस आएगी
वो मिनिमम होगी कि नहीं होगी। तो n इक्वल्स टू 0 जब मैं रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा लैम्डा बाई 4 में। अभी बोला था मैंने आपसे, यही पूछा जाता है t लैम्डा बाई 4 में। और कौन सा केस है, कौन सा केस है, ऊपर से देखने पर ब्राइट नजर आएगी, यानी हम ये कहेंगे कि ये वो मिनिमम थिकनेस है, ये वो मिनिमम थिकनेस है जो कि जिसके लिए ये फिल्म, और मिनिमम का मतलब इससे कम पॉसिबल नहीं है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर n की वैल्यू आपने कहा 0 से भी कम रख दो तो नेगेटिव में थिकनेस ले जाएगी, वो तो मीनिंगलेस है, वो तो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो टी मिनिमम लैम्डा बाई 4 म्यू आया, इस थिकनेस के लिए फिल्म ऊपर से ब्राइट नजर आने वाली है, बिकॉज दैट इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ब्राइट नजर आएगी इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से इसी थिकनेस के लिए डार्क नजर आने वाली है। वो अभी हम जब केस पढ़ेंगे ना, अभी ये तो 1 और 3 में चल रहा है, जब 2 और 4 में पढ़ेंगे ना और डिस्ट्रक्टिव का केस, तो आप ध्यान रखना यही वैल्यू मिलने वाली है, यही वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अब ये जो थिकनेस आई है ना टी मिनिमम, ये टी मिनिमम आई है n इक्वल्स टू 0 के लिए। अगर n इक्वल्स टू 1 रख दूं तो वो इससे अगली वैल्यू आ जाएगी, वो मिनिमम तो नहीं होगी बट आप समझ सकते हैं, ये 3 लैम्डा बाई 4 म्यू, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे रखते जाओ तो 5 लैम्डा बाई 4 म्यू है ना, और ये 7 लैम्डा बाई 4 म्यू, ये सारी वैल्यू मिलती रहेगी आगे जाके, सारी मिलती जाएंगी, ऐसा थोड़ी कोई रेस्ट्रिक्शन है। यानी आप फिल्म की थिकनेस बढ़ाते जाओ लेकिन कम से कम थिकनेस ये होगी फॉर ब्राइट, फॉर ब्राइट फिल्म। और ब्राइट फिल्म भी कौन से में, रिफ्लेक्टेड लाइट में, ये बात ध्यान रखने की है। अब इसके बाद केस नंबर 2 आ जाता है, केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान रहे अभी भी ऊपर से ही देख रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, अब ऊपर से हम इसको ब्लैक देखना चाहते हैं, डार्क देखना चाहते हैं, ब्राइट नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो फिल्म एपियर डार्क, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, यही क्वेश्चन है, रेडीमेड क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक दो बार पढ़ लेना इसको, बस रिवीजन कर लेना। तो फिल्म एपियर डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क नजर आए, तो अब कंडीशन तो यही है ये वाली, इसमें तो चेंज आएगा नहीं, इधर चेंज आएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में ये कंडीशन नहीं होती थी, ये होती थी 2n+1 लैम्डा बाई 2, ऑड नंबर चाहिए, या आपने पढ़ा होगा 2n-1 भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ वैल्यू +1 में रखो या -1 में रखो, ठीक है। ये नंबर, दिस नंबर हैज टू बी ऑड, दिस नंबर हैज टू बी ऑड। तो अभी मैं माइनस ले रहा हूँ, प्लस ले हुए तो भी वही इंटीजर टाइप का आएगा, तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 है, ये भी आएगा, वो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 म्यू टी की वैल्यू n लैम्डा के बराबर नजर आएगी आपको, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, तो ऊपर जो लिखा हुआ उसी में मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैंने ये कंडीशन ले ली, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होते हैं, ऑड को दो तरीके से लिख सकते हैं, 2n+1 और -1। +1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये माइनस वाला टर्म काटना है मुझे, आपने कहा नहीं अगर प्लस ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ टर्म n+1 बन जाता, वो इंटीजर आता, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जो पीछे वाली सिचुएशन में था वैसी कंडीशन आ जाती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सो अभी ये आपने अगर नोट कर लिया है, यही सबसे काम का ये वैल्यू। अब देखो दूसरी वैल्यू ये मिलने वाली है मुझे, ये वाली किसके लिए, डार्क के लिए मिलने वाली है, करके दिखा रहा हूँ। यानी आप देखेंगे कि ये ध्यान से देखो 1/4 और 3/4 फिर 5/4, तो यहाँ एक चीज नोटिस करना, मैंने कहा ये वैल्यू मिलने वाली है डार्क वाले में, अभी करके दिखा रहा हूँ। तो ये λ/4 यानी 1/4 और 3/4। देखो मैं अगर आपसे पूछूं 1/4 और 3/4 के बीच में क्या आता है, तो आप कहोगे सर 2/4, 2/4 का मतलब 1/4 और 3/4 के बीच में 2/4 आएगा, 2/4 का मतलब 1/2। और पता है मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये 1/4 और 3/4 दीज आर थिकनेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन इसके बीच में एक थिकनेस आई जो कि इन दोनों का एवरेज है, यानी बीच में, उसके लिए डार्क नजर आ रहा है। तो पीछे हमने देखा था इंटेंसिटी का जो वेरिएशन का कर्व देखा था, आपको याद होगा, मैक्सिमा और मिनिमा हमको अल्टरनेटिवली मिलते हैं, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता था, याद होगा आपको, और इसी तरह से दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता था, वही तो होने वाला है। λ/4 के बाद, λ/4 म्यू के बाद ये आया 3/4, और उसके बीच में ये आ रहा है, यानी दो मैक्सिमा की जो थिकनेस आ रही थी, करस्पॉन्डिंग थिकनेस मैक्सिमा के लिए आ रही थी, उसके बीच में 2/4 यानी 1/2 मिनिमा आएगा। और इसके बाद पता है अगली वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, जैसे भैया ये 1/4 2/4 3/4, तो अगली वैल्यू मिलने वाली है 4/4, और इसके बाद ये आ जाएगी 5/4,
तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मिनिमा की थिकनेस है, ये मिनिमा की थिकनेस है, और ये वाली सॉरी मैक्सिमा की थिकनेस है, ये वाली 1/4, 3/4, 5/4 ये लिखी है ना। और ये वाली जो थिकनेस है 2/4, 1/2 को 2/4 लिखो ना, आसानी समझ में आएगा। तो 2/4, 4/4, तो ये मिनिमा की थिकनेस। तो आप देख ही रहे होंगे, पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न ये है कि दो मैक्सिमा के बीच में कोई भी ले लो एक मिनिमा, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, और दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा। यहाँ पे भी वो कंडीशन बनती है, रूल कभी बदलते नहीं है, ठीक है। सो अभी ये आपने लिख लिया होगा। तो ये λ/2 का टर्म और ये वाला तो कट जाएगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा, तो केवल n λ बचेगा। यहाँ पे केवल क्या बचेगा, n λ। तो इसको इधर ले आओ। सो ये एक्सप्रेशन अब देखिए चेंज हो चुका है, और ये आ गया कितना, n λ/2 म्यू। अब n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा, n की वैल्यू 0 रख दूंगा तो थिकनेस ही 0 हो जाएगी, तो वो तो रख नहीं सकता। थिकनेस 0 का मतलब है फिल्म ही नहीं है, और फिल्म नहीं है तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पार निकल जाएगी। और पार निकल जाएगी जब कुछ नहीं जाएगा तो डार्क ही नजर आएगी। डार्क क्यों नजर आएगी, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो डार्क तो वैसे भी नजर आएगी। पर जीरो थिकनेस मीनिंगफुल नहीं लगती ना। आपने कहा जीरो क्यों नहीं रख सकते, जीरो का मतलब तो जीरो ही थिकनेस हो गया, तो जीरो का मतलब चली गई वेव, लौटी नहीं कुछ, तो डार्क ही नजर आएगी। जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, बट मीनिंगफुल नहीं लगता। तो हम अगली वैल्यू रखेंगे फिर इसमें, एन की वैल्यू 1, और एन की वैल्यू के लिए टी की मिनिमम वैल्यू आ गई, और टी की मिनिमम वैल्यू आई λ/2 म्यू, λ/2 म्यू। ध्यान रहे, ये जो थिकनेस आई है ये ब्राइट के लिए नहीं, और डार्क फिल्म के लिए है, ठीक है, डार्क फिल्म, ठीक, डार्क फिल्म के लिए आई है। और अब आप समझ सकते हैं एन की वैल्यू 1 तो हमने रख ली, तो अब बारी है एन की वैल्यू 2 रखने की, 3 रखने की। तो 2 रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ वही आ जाएगा λ/म्यू। मैं क्या कह रहा था, 4/4 का मतलब 1 हो गया भैया, यहाँ 1/2 आया अगला, यानी 1/2 को 2/4, यहाँ 4/4, 4/4 तो 4 से 4 कट गया, λ/। अगली वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी आ जाएगी इसमें, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3/2 म्यू। अच्छा ये जो 3/2 है, 5/4 का फिर 6/4 करोगे, ये 6/4 का मतलब कितना होगा, 3/2 हुआ कि नहीं। ऐसे ही फिर अगली वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पे मिलती ही जाएंगी, आप वैल्यू रखते जाओ और वैल्यू मिलती जाएंगी, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, एंड सो ऑन, ये वैल्यू मिलती जाएंगी। इन शॉर्ट आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमको जो थिकनेस मिल रही है वो कैसी मिल रही है, λ/4 म्यू, 2 λ/4 म्यू, 3 λ/4 म्यू, 5 λ/4 म्यू, ऐसे करके याद कर लो। λ/4 म्यू है और उसी में 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो अल्टरनेटिवली जो वैल्यू बोली है उसमें अल्टरनेटिवली मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसे मिलता जाएगा। सबसे पहले हमें मैक्सिमा मिलेगा रिफ्लेक्टेड लाइट में, और वो थिकनेस ये है, वो थिकनेस ये है। और फिर उसके बाद अगला, जब थिकनेस जस्ट डबल कर रहे हो, जस्ट डबल कर रहे हो, ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, तो डबल इसका डबल है ये, तो फिर हमें डार्क नजर आएगी फिल्म ऊपर से ही देखने पर। अब समझो, क्योंकि मैं अब जो अगला केस आपको बताने जा रहा हूँ, ये केस तो हो गए कंप्लीट, केस अब मैं बताने जा रहा हूँ इनके लिए। तो अब ये जो थिकनेस आई थी, इस थिकनेस में मुझे कैसा नजर आ रहा था, ऊपर से ब्राइट नजर आ रहा था। अब इसी थिकनेस में अगले वाले केस में जब मैं ये कंसीडर करूंगा, ये कंसीडर करूंगा, तो मुझे क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा, मुझे यहाँ ब्राइट नजर आ रहा था, तो इसी थिकनेस के लिए डार्क नजर आने वाला है, ये मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। और फिर जब मुझे अभी ये वाली थिकनेस डेस्ट्रक्टिव मैंने देखी, जब यहाँ डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मुझे यहाँ कंस्ट्रक्टिव मिलना चाहिए एनर्जी कंजर्व करने के लिए, यानी इसी थिकनेस में जिसमें ऊपर से डार्क नजर आ रही थी, नीचे से कैसी नजर आएगी, ब्राइट नजर आएगी, ये मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये वैल्यू अभी भी मैं स्टिल लिखे रखता हूँ, ऊपर का आप नोट कर लो, ये वाला पार्ट में यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला आप नोट कर लीजिए, ये वाला। तो इसमें मैंने आपको बताया, ज्यादा डिटेल में बता दिया है, काफी ज्यादा। बस आपको एक काम जो करना है वो ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको आप याद रख सकते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यही चीज आगे काम आएगी आपकी, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये मैं रब कर रहा हूँ।
अब इसमें इंटरफ्रेंस इन वेव 2 and 4, और 2 and 4 के लिए ट्रांसमिटेड लाइट, यही वर्ड यूज करेगा। तो वो लैंग्वेज आपने अगर इंटरप्रेट कर ली तो सबसे पहले जो स्टेट क्वेश्चन आते हैं ये थिकनेस ही पूछता है सबसे पहले। तो ट्रांसमिटेड लाइट में फिर वही दो केस बनेंगे, लेकिन उसके पहले पार्ट डिफरेंस जो आएगा ओपीडी, ठीक है, ओपीडी फॉर वेव 2 and 4। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा वाला नहीं होगा, एक्स्ट्रा वाला नहीं होगा, केवल ये आ जाएगा 2 म्यूटी cos r, और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस तो यहाँ पे cos r 1 हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 होती है नॉर्मल के केस में। तो ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यूटी। अब मैं इसमें कोई टाइम देने वाला नहीं हूं, तुरंत हम इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा आ गया 2 म्यूटी। अब इसमें फिर वही केस बना देंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नीचे से देखने पर हमें कैसी नजर आ रही है? ब्राइट नजर आ रही है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या एक काम कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं केस फर्स्ट ये है, और ये था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन नो टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दैट इज फिल्म अपीयर ब्राइट, और केस क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड नहीं, अब यहां हो जाएगा ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिल्म अपीयर ब्राइट इन ट्रांसमिटेड लाइट। फिल्म अपीयर ब्राइट इन ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक। सो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यूटी इक्वल्स टू एन लेमडा। तो आप देखिए कि 2 म्यूटी एन लेमडा, तो आप यहां से देख सकते हैं टी की वैल्यू आ गई एन लेमडा अपॉन 2 म्यू, ठीक है। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने यही फॉर्मूला निकाला था, मिटा दिया मैंने, लिखा हुआ था यहाँ, मिटा दिया। तो टी एन लेमडा अपॉन 2 म्यू, टी एन लेमडा अपॉन 2 म्यू। एन की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, 1 रखना पड़ेगा, और जैसे ही 1 रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन 2 म्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी लेमडा अपॉन 2 म्यू, ठीक है। तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें जो थिकनेस मिली वो मिली जो पिछली बार कब मिल रही थी? डिस्ट्रक्टिव में। यानी जिस समय यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी उस समय इसी थिकनेस के लिए यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, नीचे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जब यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगी। और अभी देखना, मैं जब कंस्ट्रक्टिव की जगह केस नंबर 2 लूंगा, डिस्ट्रक्टिव वाला, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो ये आएगी लेमडा बाई 4 म्यू, क्योंकि यहाँ जब डिस्ट्रक्टिव होगा तब यहाँ कंस्ट्रक्टिव था, यानी यहाँ ब्राइट नजर आ रही है, उस समय यहाँ डार्क नजर आएगी, ठीक है। तो ये आप फटाफट से लिखिए, केस फर्स्ट है ये। केस फर्स्ट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज फिल्म अपीयर ब्राइट इन ट्रांसमिटेड लाइट, और ये कंडीशन आ गई। अब इसी को मैं थोड़ा सा और यहाँ लिख दूंगा, ऊपर का आपने अगर नोट किया हो तो। ये बस इसके साथ ही खत्म हो गया। थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में बताई है, इसके बाद डिफ्रैक्शन पर आएंगे हम, लेकिन पहले इसको समझ लो। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं होगा जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो अब देखिए ये आ गया। तो अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए t क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा, t मिनिमम। सो ये आ गया आपका लेमडा बाई 2 म्यू। ये जो मिनिमम थिकनेस आई है ये किसके लिए आई है? फॉर ब्राइट फिल्म, फॉर ब्राइट फिल्म। अब यहाँ पे यही बात नोट करने की है कि जिस थिकनेस के लिए ऊपर से फिल्म ब्राइट नजर आ रही थी, इसी थिकनेस के लिए ये नीचे, सॉरी डार्क नजर आ रही थी, इसी के लिए ये नीचे से ब्राइट नजर आ रही है। ऊपर से डार्क नजर आ रही थी, ये लिखा हुआ है, नीचे से ब्राइट। तो हो क्या रहा है? एनर्जी यहाँ पे भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे भी ओबे हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फॉर, या नीचे फॉर सेम थिकनेस फिल्म appears dark in reflected light, ठीक है। यानी कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा होगा कि ऊपर भी ब्राइट और नीचे भी ब्राइट? हाँ होगा, तो
लेकिन वो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम वाले केस में मिलती है उससे कम होगी। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ इंटेंसिटी 100% की 100 इधर आ रही थी तो यहाँ 0 आ रही थी, लेकिन आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है बीच में कि यहाँ 100% में से 50% इधर गई, 50% इधर गई, बट वो 50% मैक्सिमा का केस थोड़ी होगा, वो तो बीच वाली सिचुएशन आ गई। जैसे कि YDSE एक्सपेरिमेंट में 4i और 0 इंटेंसिटी होती थी, तो ये 0 सबसे कम और 4i सबसे ज्यादा। बट आपको पता है वो जो ग्राफ होता था उस ग्राफ में जो वेरिएशन होता था, तो यहाँ 4i है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी भी 2i नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा, या 3i भी मिलेगा या i भी मिलेगा। तो ऐसे ही कभी थिकनेस जब आप इसकी चेंज कर रहे होंगे λ/4 से इस तरफ ले जा रहे होंगे, थिकनेस को चेंज कर रहे होंगे, तो इसकी इंटेंसिटी जो ब्राइट थी वो कम होने लगेगी, इसकी इंटेंसिटी ब्राइट से कम होने लगेगी, और इसकी जो डार्क थी उसी समय वो बढ़ने लगेगी। तो इसकी कम होते होते और इसकी बढ़ते बढ़ते एक बीच में वो स्टेज भी आ जाएगी जब ये दोनों को बराबर मिल रहा होगा, बट वो मैक्सिमा की सिचुएशन नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि इंटेंसिटी 2i हो गई यहाँ पे, है ना, 2i होगी, तो इसका 2i का मतलब, इंटेंसिटी 2i का मतलब ये मैक्सिमा थोड़ी हुआ, मैक्सिमा तो 4i था। तो जब 100% यहाँ मिल रही है, पूरी की पूरी लाइट यहाँ पे 100% मिल रही है, यहाँ 0 मिल रही है, तो ये मैक्सिमा का केस है, ये मिनिमा का केस है। लेकिन जब यही 100 यहाँ 50 यहाँ मिल रही है, तो वो मैक्सिमा के केस थोड़ी बनेंगे। ठीक है, तो केस जो पूछा जाता है वो इसी तरह से कि मैक्सिमा मिनिमा के पूछे जाएंगे। फॉर सेम थिकनेस फिल्म अपीयर डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट, thus energy remain conserved but it is redistributed, ठीक है। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, कि जब हमें यहाँ ब्राइट नजर आ रही थी तो यहाँ डार्क, और जब यहाँ डार्क नजर आ रही थी यहाँ ब्राइट, तो एक जगह अगर बढ़ रही है तो दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लेस, कहीं दूसरी जगह कम हो रही होगी। तो अगर अभी इस थिकनेस के लिए आप देख रहे हैं, इस थिकनेस के लिए, सॉरी, ये वाली थिकनेस के लिए मुझे यहाँ ब्राइट नजर आ रहा है, वो इसलिए पॉसिबल हुआ कि यहाँ इंटेंसिटी कम हो गई और वो इंटेंसिटी इधर ट्रांसफर हो गई। ये नहीं कि यहाँ कम होने का मतलब है कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, और यहाँ कंस्ट्रक्टिव का मतलब बढ़ तो गई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रोड्यूस हो गई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वो क्या रहा है, एक जगह की इंटेंसिटी दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है तभी यहाँ मिनिमम मिल रहा है, साइमल्टेनियसली ऐसा होगा। ठीक है, ये केस हो गया आपका केस फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम इसमें केस 2। तो केस 2 में वैसे आपको अंदाजा हो गया वो मिनिमम थिकनेस जो डिस्ट्रक्टिव में आने वाली है, केस नंबर 2 में यहाँ बताने जा रहा हूँ, केस नंबर 2, और ये डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि डिस्ट्रक्टिव कब मिली थी, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। जब मुझे यहाँ कंस्ट्रक्टिव मिली थी तब यहाँ डिस्ट्रक्टिव मिलेगी, और कंस्ट्रक्टिव मिली थी तब थिकनेस ये आई थी, तो इसी थिकनेस के लिए यहाँ कंस्ट्रक्टिव और यहाँ डिस्ट्रक्टिव। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब फिल्म अपीयर डार्क, नीचे से देखने पर डार्क इन ट्रांसमिटेड लाइट ही रहेगा, बट अब यहाँ कंडीशन बदल जाएगी, और वो कंडीशन एन लैम्डा वाली, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन अभी मैंने जो लगाई थी 2n-1 λ/2 लगाई थी, डिस्ट्रक्टिव के लिए वही लगा लेते हैं, या तो प्लस लेते हैं 2n+1 या 2n-1। तो अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 म्यू का टर्म नीचे आ जाएगा। तो अभी इसको तो मैं बाद में लिख रहा हूं, इसको मैं बाद में लिखूंगा। ये आ गया आपका t = 2n-1 λ/4 म्यू, ये जनरल फॉर्मूला है। अब जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू 0 तो रखेंगे नहीं, 0 रखने से नेगेटिव आ जाएगा थिकनेस, वो मीनिंगफुल नहीं है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, फॉर n = 1 t की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 1 रखेंगे तो 2-1 वही आ गई जिसका अंदाजा था, और वही इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, t मिनिमम λ/4 म्यू। ठीक है, अब ये इस थिकनेस के लिए क्या होगा, फॉर डार्क फिल्म नजर आएगी। पिछले वाले में क्या हो रहा था, ब्राइट नजर आ रही थी। तो फॉर सेम थिकनेस, ये थिकनेस मिट गया, फॉर सेम थिकनेस हम यहाँ अगेन फिर लिख सकते हैं फिल्म अपीयर ब्राइट, वही पुराने वाला, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, thus एनर्जी रिमेन कंजर्व बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। फटाफट से लिख लिए, खेल खत्म इसका। ठीक है, खेल खत्म। यही चीज लेकिन आपको अच्छे से समझनी होगी, यहाँ पर बहुत काम का है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है आपका डिफ्रैक्शन। थोड़ा लाइट कम आ रही होगी, अभी पावर कट हुआ है। ठीक है, तो मेरे जो बाकी मैंने लाइट वाइट लगा रखी है ये शो करने के लिए, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आए, तो बैकअप से कनेक्टेड नहीं है,
बट विजिबल हो रहा होगा, आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर छूट भी रहा हो तो वो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, या मैं अभी अपलोड कर देता हूँ वीडियो क्लास के बाद, जब भी टाइम मिल जाता है मुझे। कल थोड़ा लेट हो पाया क्योंकि वही आपके पेपर वगैरह अभी अपलोड हुआ है मंडे के लिए, तो काफ़ी सारे काम होते, फिर आपके डाउट्स भी होते हैं, कुछ बच्चों के डाउट आए भी थे। अब रात को 12-1 तो मुझे वैसे ही बज ही जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आता है इसके बाद हमारा इंटरफेरेंस का पार्ट कंप्लीट हो गया, डिफ्रैक्शन। तो अब डिफ्रैक्शन होता क्या है, वेव फिनोमेना है। सबसे पहले सारी वेव्स कोई भी हो, इसमें ये नहीं पूछना है लाइट होगा, साउंड होगा, एक्सरे होगा, सबके लिए सारी वेव इसको एग्जिबिट करती है, इससे वेव फिनोमेना। और होता तब है, कंडीशन ये है कि जो अपर्चर या होल है जिससे लाइट गुजर रही है, उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो साइज है, वो लैम्डा के कंपेरेबल हो। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। अब तो हम एंड चल रहा है, तो मैंने कहा भी था कि एंड भी यहीं से होगा, स्टार्टिंग भी यहीं से हो रही है, क्योंकि वहां आपने देखा था कि अगर अपर्चर का साइज बड़ा होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। मैं फिर क्लियर कर दूं, पार्टिकल नेचर नहीं बोलना है। पार्टिकल नेचर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से होता है। ये नहीं कि अपर्चर का साइज बड़ा हो गया तो आपने कहा लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। मैंने ये बात शुरुआत में ही बताई थी जब रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया था, राइट। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि अपर्चर का साइज अगर कंपेरेबल होगा तो लाइट मुड़ेगी, जो इसके वेव करेक्टर को शो करती है, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर साइज कंपेरेबल नहीं है, बड़ा है, तो लाइट मुड़ती नहीं है या इतनी कम मुड़ती है कि वो नजर नहीं आता, उसका मुड़ना सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ऑलमोस्ट ये लगता है कि सीधी लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो हमने पिछले चैप्टर में यूज किया था। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हो चाहे किसी भी वेव के लिए हो, उस वेव की वेवलेंथ और अपर्चर का साइज कंपेरेबल हो या उससे छोटा हो तो चलेगा, डिफ्रैक्शन होगा, मुड़ेगी। अब जैसे लाइट और साउंड दोनों ही वेव है, तो दोनों में डिफ्रैक्शन होता है क्या? हाँ, सभी तरह की वेव में होगा, यहां तक कि लाइट के अलावा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे गामा है, एक्सरेज है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सब में भी डिफ्रैक्शन होता है, सारे में होता है। बट आप समझ सकते हैं कि जैसे जक्सू विमरा जो मैंने बताया था, गामा रेज से लेके रेडियो वेव तक, तो रेडियो वेव की लैम्डा ज्यादा होती है, तो रेडियो वेव में डिफ्रैक्शन आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है क्योंकि लैम्डा ज्यादा होता है इफ यू कंपेयर विद एक्स रेज और गामा रेज, क्योंकि उसके लिए लैम्डा की वैल्यू काफी कम होती है एक्स रेज और गामा रेज के लिए। तो वहां डिफ्रैक्शन के लिए आपको बहुत छोटे साइज का अपर्चर या स्लिट लेना पड़ेगा, जिससे अगर आपको डिफ्रैक्शन कराना हो। तो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन मैंने पीछे पढ़ाया था, ब्रैक्स लॉ याद हो तो, मॉडर्न फिजिक्स में ब्रैक्स लॉ जो पढ़ाया था, एक्सरेज का डिफ्रैक्शन वहां पढ़ाया था। और आपको याद होगा उसके लिए हमने क्रिस्टल लेटिस प्लेन का यूज किया था। क्रिस्टल्स जो होते हैं उसके जो लेटिस प्लेन होते हैं वो बहुत छोटे साइज के, एंगस्ट्रम और नैनोमीटर के साइज के होते हैं, तो वहां एक्सरे आसानी से डिफ्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे डेली लाइफ में साउंड का डिफ्रैक्शन लाइट के कंपैरिजन में आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साउंड डिफ्रैक्ट होती है, लाइट कम डिफ्रैक्ट होती है। डेली लाइफ से मतलब है हम अपनी लाइफ में जो अपर्चर या होल के साइज देख पाते हैं वो होता है, जैसे खिड़की है, खिड़की में जरा सी जगह बची हुई है, हवा आ रही है, या दरवाजे के नीचे थोड़ा सा जगह बची रह जाती है, उसमें से लाइट आती है, हवा आती है, साउंड आती है। तो साउंड की जो वेवलेंथ होती है साउंड की, वो रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि आप जानते हैं साउंड की वेलोसिटी वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो ऑडिबल रेंज में 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू आती है, अगर मैं साउंड की वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड कर लूं, वैसे तो आपको पता है 320 तो कम हो जाएगी क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 332 होती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर करीब करीब 340 मीटर पर सेकंड है। तो लैम्डा का जो वेरिएशन है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में, ये लगभग 1.7 मिलीमीटर से लेके 1.7 मीटर इस रेंज में होती है। तो ये आप साइज देखो, 1.7 मिलीमीटर लगभग 1-2 सेंटीमीटर हो गया।
सॉरी 2 मिलीमीटर हो गया, सॉरी 1.7 2 मिलीमीटर हो गया। तो 2 मिलीमीटर बहुत छोटा ही साइज है, बट आप देख सकते हैं क्योंकि आप जो स्केल यूज करते हो, पैमाना जो ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका सबसे छोटा खाना 1 मिलीमीटर का होता है, और ये 1.7 मिलीमीटर लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास है, और 1.7 तो बहुत बड़ा हो गया। आप सोचिए कि आपके बाजुओं की ऐसी लंबाई एक तरफ से दूसरी तरफ अगर आप आते हैं ऐसे करके, तो वो करीब करीब 2 मीटर के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि 1.7 मीटर इज क्वाइट लार्ज। और डेली लाइफ में मैंने कहा दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है, दरवाजे के साइड से, ठीक है, एयर टाइट आपके घर में दरवाजे खिड़की नहीं होंगे, है ना, तो ऐसी खिड़की के भी जो विंडो होती है उसको जब बंद करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी जगह बची रह जाती है। ये यही कारण है कि आपके घर के बाहर की आवाजें आपको अंदर सुनाई देती हैं, क्योंकि साउंड में वो आवाज जो है वो दरवाजों के नीचे से, खिड़कियों के साइड से, कहीं जरा सी भी जगह मिलती है वहां से वो आ जाती है डिफ्रेक्स होके। लेकिन लाइट इतनी आसानी से नहीं आ पाती दरवाजे के नीचे से, क्योंकि उसका जो लैम्डा होता है वो नैनोमीटर में चला जाता है। आप समझ सकते हैं ये जो लैम्डा ये साउंड का है, ये साउंड का है, राइट। और लाइट के केस में जैसे एक मैंने रफ आइडिया दिया था 0.6 माइक्रोमीटर का भी, एक दो दिन पहले बता रहा था लाइट में, तो आप समझ सकते हैं ये माइक्रोमीटर में गया लेमडा की वैल्यू लाइट के लिए। एवरेज वैल्यू बताइए मैंने आपको, एवरेज वैसे तो आप जानते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, तो आप इसको 0.4 विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर इस रेंज में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू काफी छोटी है, लेमडा की वैल्यू काफी छोटी है। तो डिफ्रेक्शन तो लाइट में भी होगा, लेकिन आपको उसके लायक, उसके कंपेरेबल आपको होल या स्लिट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बहुत अच्छा डिफ्रेक्शन हो सकता है लाइट में भी। तो डेली लाइफ में साउंड में आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है, लाइट में उतना डिफ्रेक्शन नहीं देखने को मिलता। डेली लाइफ में नॉर्मल एक आम आदमी के पास वो सारी फैसिलिटी नहीं होती कि वो इतनी पतली स्लिट अवेलेबल कराए। अब जैसे एक्सरे का डिफ्रेक्शन के लिए क्रिस्टल कहाँ से लाओगे, या क्रिस्टल ले भी आए तो क्या डिफ्रेक्शन के लिए आप वो सेटअप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे एक स्टूडेंट। तो पूरा आपको एक लेबोरेटरी का सेटअप बनाना पड़ेगा उस डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। आपके पास सेटअप हो, अपार्टस हो, ठीक है, चीजें हो, क्रिस्टल हो, तब तो कर पाओगे लाइट में, एक्सरेज में। ऐसी लाइट के लिए भी आपको इस अपर्चर का साइज, क्योंकि ये माइक्रोमीटर बहुत छोटा होगा, नॉर्मल आंखों से तो आपको दिखने से रहा, नॉर्मल आंखों से तो दिखने से रहा, बट ये साउंड में ये 1.7 मिलीमीटर 1.7 मीटर इस रेंज में वेरिएशन होता है। क्योंकि 340 मैंने ले ली, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, 332 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। अभी आज की डेट हम बात करें, अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो इस समय टेम्परेचर 30-35 डिग्री होगा। अभी आप देख रहे हैं मुझे भी थोड़ा पसीना आने लगा, क्योंकि पावर कट होने से एसी वगैरह मेरा बंद हो गया, तो अब पसीना आ रहा है, तो टेम्परेचर 30-35 डिग्री तो होगा ही इस समय। अब उसके हिसाब से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो लगभग ऐसी आ सकती है अप्रोक्स। और मैंने क्या किया, इसको और इसको निकालने के लिए मैंने कहा ऑडिबल जो हम सुनते हैं साउंड 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, तो लैम्डा आ गया 1.7 से 1.7 मिलीमीटर से 1.7 मीटर। तो ये एक ऐसी लैम्डा है कि इसके अपर्चर के, इस साइज के अपर्चर हमको रियल लाइफ में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो साउंड का डिफ्रेक्शन बहुत आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है रियल लाइफ में। वैसे मैंने बताया ये वेव फिनोमिना है और सभी तरह की वेव इसको एग्जिबिट करती हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे यही बात मैं आपको लिखाता हूं। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ अ वेव, कोई भी वेव के लिए कह सकते हैं, या पहले हम ये लिख लेते हैं, इट्स अ वेव फिनोमिना, इट्स अ वेव फिनोमिना, वेव फिनोमिना exhibited by, ठीक है, exhibited by all waves, all waves, सभी तरह की वेव्स। एग्जाम्पल लाइट, साउंड, एक्सरेज, यूवी रेज एटसेट्रा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, आप चाहो वो भी लिख सकते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, डिफ्रेक्शन उसमें भी होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एटसेट्रा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ईएम वेव हो, ईएम वेव, ठीक है, कोई भी, या कोई भी मैकेनिकल वेव हो, जैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव है, या रस्सी में है, या वाटर वेव है, वाटर वेव भी कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है, तो उन सभी में होगा, ठीक है, सभी में होगा। तो व्हेन डिफ्रेक्शन क्या है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट या वेव, द बेंडिंग ऑफ अ वेव, बेंडिंग ऑफ अ वेव, ठीक है,
when the bending of a wave around the corner or edges of an aperture, ये सब हटा देता हूं, of an the bending of a wave around the corner or edges of an aperture. अपर्चर मतलब वही होल, अपर्चर आप इसको होल भी कह सकते हैं, ठीक है, और एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, ठीक है। तो द बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड द कॉर्नर और एजेस ऑफ एन अपर्चर यानी होल और एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात फिर आ जाती है, डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट, डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब दिखाई दे, नोटिस में आए, मुड़ना दिखाई दे, कहने का मतलब है डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट और नोटिसेबल या ऑब्जर्वेबल। नोटिसेबल व्हेन साइज ऑफ अपर्चर or obstacle is comparable to the wavelength या to the lambda, शॉर्ट में लिख देता हूं to the lambda of wave। मैं लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि साउंड में हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा नहीं है, बट साउंड में भी होता है, लेकिन साउंड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में भी कई तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, जिसमें दो मेन है, फ्रेंसनेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में भी फिर कई एग्जांपल है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर का ही एक एग्जांपल है जो कि हमारे सिलेबस में है, क्योंकि फ्रॉनहोफर में भी कई तरह का होता है, जैसे डिफ्रैक्शन एट एज वगैरह और बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो दो तरह के जो मेन है उनमें फ्रेंसनेल और फ्रॉनहोफर, उसमें भी फ्रॉनहोफर पढ़ना है, और फ्रॉनहोफर का भी एक स्पेशल एग्जांपल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में जेई और नीट में वही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जैसे कई बच्चे क्या है अलग अलग किताबें लगाते हैं, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यूनिवर्सल बहुत सारे बच्चों के पास है, तो उसमें डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग ये कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल छोड़ देना, वो सिलेबस में नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे तो बिल्कुल भी माइंड में ये थॉट मत लाना कि सर ने लास्ट टाइम में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, है ही नहीं सिलेबस में। मैं अब तक आप सोचिए कि मुझे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा बचा के मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है, तो ऐसा नहीं। तो ये सेलेक्टिव पढ़ना है, आपको ध्यान रहे, सेलेक्टिव पढ़ना है। डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग वगैरह है, ठीक है, हाफ पावर जोन और ये सब आते हैं उसमें, ठीक है, वो सब नहीं पढ़ना, HPZ वगैरह वो नहीं पढ़ना। डिफ्रैक्शन बाय ग्रेटिंग वगैरह या डिफ्रैक्शन एट द एज ऑफ अ नेल या डिफ्रैक्शन बाय अ होल ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है केवल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक, जो कि फ्रॉनहोफर का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है आप मुझे भेजेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप मुझे भेजेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये नहीं पढ़ना, जैसे आपको, क्योंकि यू डो नॉट नो, कई जगह किताबों में दे रखे हैं क्वेश्चन, बुक्स में, पैकेजेस में तो मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छी कोचिंग का पैकेज अगर आप लगा रहे होगे तो वहाँ पैकेज में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि पैकेज में सारी चीजें अपडेट करते हैं कोचिंग वाले, कोई अच्छी कोचिंग हो तो, ठीक है। अब क्या होता है, कई कोचिंग वाले यहाँ वहां से खरीद लिया मार्केट से, अब मार्केट में बेचने वाले पब्लिकेशन है, उसने भी बनवा दिया, किसी को पैसे देके बना दिया उसने, या पुराना कोई था उसको बस छापे जा रहा है, अपडेट ही नहीं हो रहा, उसको तो बस रेवेन्यू जनरेट करना है। तो कोई अच्छे कोचिंग है उनके सिलेबस अपडेट होते रहते हैं। दूसरा क्या है कि अब जैसे मैं इसमें भी बता दूं कि कुछ कोचिंग जैसे LN आकाश वगैरह, यही बड़े मेडिकल में जैसे दो नाम आते हैं, तो इनके पैकेज में भी एम्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी, एम्स वाले। अब एम्स तो खत्म हो चुका है 2018 में, मेरे ख्याल से 19 में लास्ट एग्जाम हुआ, आपको भी पता है, तो एम्स खत्म हो चुका है, तो एम्स का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक ऐसे मिल जाते हैं जो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि एम्स का जो सिलेबस था वो भी उस समय कोई प्री डिफाइंड नहीं था कि हमें ये पढ़ना है, जैसे नीट का है, जेई का सिलेबस पता है, तो आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को अब फॉर द टाइम, अब क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, नीट का सिलेबस ही फॉलो होगा, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्स में जाना है, तो सिलेबस आपका वही नीट वाला फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया DC मोटर पे कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे मुझे जब मैं पढ़ा रहा था, तो DC मोटर है ही नहीं सिलेबस में,
तो कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस टाइप के, तो उनको स्किप कर सकते हो। अब तो और अच्छा कर दिया, आपके लिए आसान कर दिया, चाहे जेई का बात करो या एडवांस की बात करो या नीट की बात करो। और एडवांस में तो मैंने बताया, एडवांस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर ही नहीं है, पूरा कम्युनिकेशन नहीं है, सेमीकंडक्टर है नहीं, बोर्ड में भी कुछ कम कर दिया, मैग्नेटिज्म है ही नहीं पूरा, बताया था। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी एडवांस में नहीं है, इंटरफेरेंस तो है, डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन नहीं है, पहले क्वेश्चन आए हैं लेकिन जेई मेन में है, नीट में है, ठीक है, इसीलिए हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट और नोटिसेबल व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द लैम्डा ऑफ द वेव, ठीक है, लैम्डा ऑफ द वेव, ठीक है। बट इफ size of aperture or obstacle is larger than lambda of wave, then diffraction is diffraction is negligible कह सकते हैं, negligible और नॉन नोटिसेबल या नॉन ऑब्जर्वेबल, यानी इतना कम होगा, इतना कम होगा, नॉन नोटिसेबल बहुत कम होगा डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना डेली लाइफ में हमको डिफ्रैक्शन साउंड में आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। देयरफॉर in daily life, therefore in daily life we can easily observe, ठीक है, easily observe diffraction in, we can easily observe diffraction, we can easily observe diffraction in sound then light, light के कंपैरिजन में साउंड में हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन इजीली ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन इन साउंड देन लाइट के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कहा कि लाइट में नहीं होता, होता है, आप और अपर्चर का साइज छोटा करो ना, लाइट में और अच्छा नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, तो जैसे ये मान लीजिए कोई होल है, ठीक है, ये होल है, कोई कार्डबोर्ड टाइप का है, सपोज करिए, ऐसे देखो इसको, ये है, ये कार्डबोर्ड और इसमें होल मान लीजिए कट कर दिया, ये होल है, तो ये अपर्चर का मतलब वही होल है। तो यहां से अगर कोई लाइट आती है ऐसे करके, तो वो ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरह से, तो ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन। ये तो हो गया होल वाला केस। इसी तरह से मान लो इसमें से जो कट करके निकाला था ना कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड आपने यहाँ रख दिया, तो ये कार्डबोर्ड ये आ गया, तो अब अगर लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, इस तरह से आएगी, तो वो इस तरह से मुड़ सकती है कॉर्नर के अबाउट। तो ये क्या है, ये तो हो गया होल या अपर्चर, होल कह लो या अपर्चर कह लो। और ये क्या है, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, बीच में आ गया। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे डिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, ठीक है। अब ये कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, ये डिपेंड करेगा इसके साइज पर और इसके लैम्डा पर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लैम्डा है इसकी वेवलेंथ और ये अपर्चर का साइज है, डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, वो ये ए यहाँ पे साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए इसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लैम्डा और ये कंपेरेबल है इसलिए ये मुड़ रहा है। अगर यही काफी बड़ा होता अपर्चर का साइज लैम्डा से, तो सीधी लाइट चली जाती, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता, बेंडिंग नहीं होती। इस मुड़ने का जो फिनोमेना होता है, द बेंडिंग ऑफ वेव, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इतना नोट करिए पहले आप। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें डिफ्रैक्शन में, और अभी कल की क्लास भी इसी में जानी है। और हो सकता है कि हमारा रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का कल पूरा कंप्लीट शायद ना हो पाए, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि अगर कंप्लीट हो जाता तो पोलराइजेशन हमें एक क्लास में आराम से कंप्लीट कर लेंगे फिर। तो कल अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मंडे को आपका टेस्ट है, देखेंगे अगर क्लास होगी तो ठीक है, नहीं तो मंडे की जगह ट्यूसडे में पोलराइजेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो मंगलवार को यानी ट्यूसडे को होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।
तो अभी डिफ्रैक्शन में मैं आपको एक डीपीपी देने वाला हूं, और उस डीपीपी में मैंने आपको डिफ्रैक्शन के वो जो क्वेश्चन थे ना पीछे, डिफेक्ट ऑफ विजन में 4-5 क्वेश्चन थे, और अब तो ज्यादा ही कर दिए, वो सारे वहां के क्वेश्चन इधर मैंने आपको तो भेज दिया है, पर वो सारे क्वेश्चन कट करके इधर डाल दिए इस तरफ। और वो डाल इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप अभी जो मैं आपको कल की क्लास में जो पढ़ाऊंगा ना, रिजोल्विंग पावर के जो क्वेश्चन थे वो सारे इधर डाल दिए, तो मैं यहाँ डिस्कस भी कर दूंगा और उसमें थोड़ा सा टाइम भी हमारा जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करिए आप। ठीक है, तो यहाँ 2 टाइप के डिफ्रैक्शन है। अच्छा, इंटरफेरेंस की जो मैंने शीट आपको दी है उसके काफी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लगवा दिए थे, और मैंने कहा भी था कि कुछ जो रह गए वो आप लगाना। आज मैंने सोचा तो था कि एक आध क्वेश्चन मैं करा दूंगा, पर फिर मुझे लगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ रह जाएगी, जो अच्छे क्वेश्चन हैं ज्यादातर मैं ही करवा देता हूँ क्लास में, तो आप फिर करते ही नहीं हो उसको, तो आप करिए उसको, और जो ना आई वो आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे मैंने रखे, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल हैं, कुछ तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिए थे, और भी उसमें बढ़िया क्वेश्चन रह गए हैं अभी, तो आप उनको ट्राई करेंगे। नाउ देखिए, दो तरह के हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन मेनली। पहला है फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन। नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है। थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 लाइन यहाँ पे लिखा जरूर दूंगा, क्या होता है दोनों में, एक बड़ा अंतर क्या है दोनों में, वो हमें देखना है। तो फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर, ये दोनों नाम है साइंटिस्ट के। फ्रॉनहोफर लाइंस के बारे में भी पढ़ा होगा। फ्रॉनहोफर लाइन, जब मैं पीछे लाइट हीट पढ़ा रहा था, तो हीट में आपको शायद हो सकता है मैंने बताया भी होगा कि सोलर इक्लिप्स के टाइम पर कुछ हमें डार्क या ब्राइट लाइंस, जब हम सन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ ब्राइट या डार्क लाइन जो ऑब्जर्व होती है इक्लिप्स के टाइम पे वो चेंज हो जाती है, ब्राइट नजर आती है, और नॉर्मल टाइम में वो डार्क नजर आती है। उसका कारण यह है कि सन की अंदर की कोर से जो लाइट आती है वो उसके बाहरी सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ जब सोलर इक्लिप्स नहीं है, नॉर्मल टाइम में सन का स्पेक्ट्रम में हमें कुछ काली लाइंस नजर आती हैं क्योंकि वो वेवलेंथ ऑब्जर्व हो गई तो मिसिंग है। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो फुल सोलर इक्लिप्स होता है, तो बीच का जो पार्ट होता है, सन की जो कोर होती है वो कवर हो जाती है, तो बाहरी जो पार्ट है उससे वही लाइन फिर एमिट होती है, तो वही ब्राइट फिर नजर आती है, उनको फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं। तो नाम सुना होगा फ्रॉनहोफर लाइन, वो साइंटिस्ट वो यही है फ्रॉनहोफर। डिफ्रैक्शन के बारे में भी इसने बताया। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है, लेकिन इसके भी कई सारे केसेज होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। हम इसमें जो पढ़ेंगे वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब जैसे ये देखिए, ये होल है, अपर्चर है, स्लिट का मतलब ऐसे लॉन्ग में बनी होगी, ये होल टाइप का हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको HE वर्मा अगर आप लगाएंगे, कलर इन थिन फिल्म एक्सरसाइज जो वेव ऑप्टिक्स की दे रखी है, उसमें कलर इन थिन फिल्म में 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, वहां डिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चन है, तो होल का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, होल वाला भी मिल जाएगा। बट होल हमारे सिलेबस में नहीं, स्लिट वाला केस हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और इसमें बड़ा अंतर क्या है कि यहाँ पर सोर्स और जो स्क्रीन है जहां हम पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं, ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, सोर्स और स्क्रीन, जबकि यहाँ पे दोनों इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। ये इफेक्टिवली का मतलब क्या है, एक्चुअल में वो इनफाइनाइट पे नहीं होते, लेकिन उसको इनफाइनाइट पे फील करा देते हैं कि दे आर एट इन्फिनिटी, बस ये अंतर है मेजर। बस इतना ही जानना है, क्योंकि ये पढ़ना नहीं तो बहुत ज्यादा अंतर हमें डिस्कस भी नहीं करना है। तो यहाँ पे बस आप लिखेंगे सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली at
इनफाइनाइट सेपरेशन। अब ये वर्ड इनफाइनाइट से पहले मैंने इफेक्टिवली वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली इनफाइनाइट सेपरेशन पर रख नहीं सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लैब में ही तो करेंगे हम, ठीक है। अब लैब में भी क्या, लैब की डायमेंशन क्या होगी, 10 मीटर, बड़ी से बड़ी होगी 10 मीटर की हो सकती है, 10 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी लैब होंगी, 10-20 मीटर तक की मैक्सिमम डायमेंशन हो सकती है। नॉर्मल अगर रूम में करोगे तो रूम का साइज तो 4-5 मीटर 6 मीटर तक का होता है, तो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। बट इफेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है, एट इनफाइनाइट सेपरेशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में कई सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने कहा कि सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन ही इसका एक एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन का एग्जाम्पल सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, single slit diffraction is an example of Fraunhofer diffraction. Single slit diffraction is an example of Fraunhofer diffraction, ठीक है। Fraunhofer diffraction जो कि हमारे सिलेबस में है, यही सिलेबस में है ये वाला सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, यही मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अब इसमें सबसे पहले केस क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी होंगी, वो हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। लेकिन उसके पहले मैंने कहा सोर्स और स्क्रीन ये इफेक्टिवली इनफाइनाइट सेपरेशन पे, इसका मतलब क्या है, या फिर जैसे अभी थोड़ा सा यहाँ मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे ये स्लिट है और ये स्लिट में ये साइज काफी बड़ा है सपोज करिए, तो ये लाइट ऐसे चलेगी, लाइट है या साउंड है जो भी है व्हाटएवर, यहाँ ये अपर्चर है, ये जो साइज है ये ए, इसका डायमीटर है, इट इज मच लार्जर देन लैम्डा, मच लार्जर देन लैम्डा, तो यहाँ पे नो डिफ्रेक्शन, ठीक है, नो डिफ्रेक्शन कह लो, या लाइट जब यहाँ से गुजरी थी तो मुड़ी तो थी पर वो महसूस नहीं हो रही, हमें दिखाई नहीं दे रही कि मुड़ी भी है, हल्की सी बेंडिंग हो गई थी ना के बराबर, तो ए ग्रेटर देन लैम्डा, तो नो डिफ्रेक्शन। लेकिन जो दूसरा केस है इसमें वो इस तरह से और ये ऐसे आई, अब आप देखिए कि ए की जो वैल्यू है ये लैम्डा के कंपेरेबल है, ठीक है, थोड़ा कम कर दिया तो यहाँ पे बेंडिंग होने लगी, थोड़ी थोड़ी बेंडिंग हो रही है, ठीक है, डिफ्रैक्शन। अब इसमें तीसरा केस और बना लेते हैं, मान के चलिए इसमें ये स्लिट का साइज और छोटा कर दिया, आप देख रहे होंगे यहां से यहाँ का साइज और छोटा कर दिया, और जब छोटा होगा तो ये बेंडिंग अब पहले से कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए है ये ए का साइज लैम्डा से भी छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ कंपेरेबल था, तो ये लेस डिफ्रैक्शन है और यहाँ पे मोर डिफ्रैक्शन है। यही चीज समझने की है कि जब साइज कंपेरेबल या उससे छोटा होता है तो वहां फिर आपको डिफ्रैक्शन ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। मोर डिफ्रैक्शन लिखा है मैंने, मोर डिफ्रैक्शन और लेस डिफ्रैक्शन, और यहाँ पे नो डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां तक आप पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। एक बात यहां तक हमें ये समझ में आ गई कि स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट, larger will be the diffraction या more will be the diffraction, smaller is the size of slit, larger will be the diffraction। ठीक है, अब आते हैं हेडिंग जो अपने सिलेबस का पार्ट है। पूरा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो हमें पढ़ना है, लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पूरा नहीं, कि वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, अब इसमें यही फिगर से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जो मैंने अभी कहा ना कि इफेक्टिवली इनफाइनाइट सेपरेशन पे इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए ये एक स्लिट है
और यहाँ पे अगर सोर्स रख दिया जाए तो ये कुछ डिस्टेंस 10-20 सेंटीमीटर हो सकता है मान के चलिए। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाके और फिर मुड़ेगी और यहाँ स्क्रीन पे पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये स्लिट से सोर्स का डिस्टेंस फाइनाइट हो गया। तो ये फ्रेंसनेल डिफ्रैक्शन का केस बनेगा। हमको इसको इनफाइनाइट पर पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ स्लिट के पहले एक लेंस हमने लगा दिया और लेंस की कुछ फोकल लेंथ है, मान के चलो 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सोर्स को इससे 10 सेंटीमीटर पे अगर रख देंगे तो ये लेंस के फोकस पे आ गया। और आप जानते हैं कि जब लेंस के फोकस पे कोई चीज रखी हो तो वो क्या करेगा, इसको बीम को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। क्या कर देगा, पैरेलल। तो अब देखिए पैरेलल, स्लिट को जो बीम मिली वो कैसी मिली, पैरेलल मिली। स्लिट को बीम कैसी मिली, पैरेलल। तो लेंस ने किया ना, सोर्स को, लेंस के फोकस पे सोर्स रखा हुआ था और फोकस पे रखा हुआ, तो यहाँ से बीम गई, जब यहाँ जाके पैरेलल होगी तो अब क्या होगा, ये पैरेलल मिली। तो स्लिट को तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे ही रखा हुआ है, बट लग ऐसा रहा है जैसे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। और आगे जाके ये जैसे स्क्रीन में यहाँ बना देता हूँ, रिफ्लेक्शन तो अभी नहीं आ रहा और थोड़ा आगे कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो डिस्टेंस है, लेट ये डिस्टेंस डी है, ये स्क्रीन है और ये भी कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, 1-2 मीटर तक हो सकता है। तो फिर इसको फर्दर कन्वर्ट करने के लिए आप एक लेंस यहाँ और लगा सकते हैं इस जगह, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये इस तरह से। तो दोनों साइड में हम लेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये बीम जब आ रही है तो इसको, स्क्रीन को इसके फोकस पे भी रख देते हैं, तो उस केस में डी डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होता है। दोनों लेंस डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन शिफ्ट सोर्स और स्क्रीन टू इनफाइनाइट इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ये हम इसमें तरीका हम इसमें यूज करते हैं। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का केस ही हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इतना आप बनाएं। ठीक है, तो आप इसको पहले कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बीम आई है, ऐसे करके और भी यहाँ से बीम निकलेंगी, ऐसे करके जाएंगी, वो यहाँ कहीं जाके मिल सकती है। तो असल में क्या होता है, यहाँ से जो वेव फ्रंट आ रहा है ना पैरेलल वाला, वही वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट से वेव निकलेंगी और वो वेव यहाँ पे सुपरपोज करती है। आगे मैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में बताऊंगा। आई अपडेट यू अबाउट द टाइम ऑफ द क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। जैसे सिंगल स्लिट का केस है तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें तो 2-2 स्लिट थी। तो क्या वहां डिफ्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होता है। हर एक स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा अलग अलग, और दोनों से इंटरफ्रेंस भी होगा। तो इंटरफ्रेंस में तो क्या होता है, 2 या कुछ वेव सुपरपोज करती हैं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से, ये डिफरेंस पूछ लेगा दोनों में अंतर, तो एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से बहुत सारी वेव निकलती है, बहुत सारी वेव, और वो सभी सुपरपोज करती हैं आगे जाके, वो सारी वेव आगे जाके सुपरपोज करती हैं, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं क्या है। बहुत थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा डिटेल डीप में जाने की भी जरूरत नहीं, कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ये स्लिट है और ये स्लिट का साइज है A, और यहां से कोई वेव यहाँ स्क्रीन पे जाके मिल रही है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका D है, ठीक है, ये स्क्रीन है। अब यहाँ पे मुझे देखना है यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। तो ये ऐसे करके 2 वेव यहाँ से निकली, स्लिट का साइज A है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। लेट इसका नाम A और इसका नाम B और इस सेंटर का नाम C, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि A से जाने वाली और B से जो किनारे है ना, जो एज है, यहाँ से जाने वाली जो वेव है, और ये पॉइंट लेट मैंने नाम दे दिया स्क्रीन पे P, जहां वेव मिल रही है, तो इन वेव में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसको निकालने के लिए ये यहाँ पे ये एंगल मैंने थीटा ले लिया जैसे पीछे किया था, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, जो तरीका मैंने पीछे अपनाया था वही। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। बाकी ये एंगल 90 हो जाएगा और ये पाथ डिफरेंस होगा। ये A है और इस पॉइंट का नाम कुछ मैं दे देता हूँ, A B C D कह देते हैं, चलिए D तो फिर कंफ्यूज करेगा,
पी है तो इसको क्यू कह लेते हैं, क्यू, इस पॉइंट का नाम क्यू कह देते हैं, ठीक है। तो अब जो पीछे मैंने आपको बताया था उसी तरह से ये थीटा है तो ये भी थीटा आता है, और आपको याद होगा ये वाला जो ए बी पार्ट था तो हम पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है आपको याद होगा हमने डी साइन थीटा निकाली थी, फिलहाल डी नहीं है, ये ए है। अब देखिए जो YDSE था उसमें और इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा मैं आइडिया दूं। ये जो डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस है वो डी है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो ए है ना, ये स्लिट है, ये एक स्लिट है, इसका नाम S1 था, ये एक दूसरी स्लिट है, इसका नाम S2 है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यानी जो इसकी विड्थ है, स्लिट की जो विड्थ जो W लिखा था वो विड्थ यहाँ पे ए है, ए, ये वाला, और ऐसे इसकी भी विड्थ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। इस अंतर को भी आपको समझना है कि दोनों का अंतर, ए का मतलब ये है जिसमें से लाइट गुजर रही है, ये वाला इसका साइड, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कल की क्लास में हालांकि पहुंचेंगे हम वहां पे, कि जैसे मैंने कहा हर एक स्लिट से डिफ्रैक्शन भी होगा और इन दोनों से इंटरफ्रेंस भी होगा। तो फिर क्या जो हम पीछे पढ़े थे इंटरफ्रेंस में, क्या वहां डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस दोनों हो रहे थे? हाँ, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन इंपोज कर दें कि वहां इंटरफ्रेंस का पैटर्न डोमिनेट करने लगता है, यानी वही मेनली दिखाई देता है, डिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देता, वो कंडीशन क्या होगी वही मैं आपको आगे बताऊंगा। ये डी और ए को लेके है। और मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं और अभी क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होने ही चाहिए? भाई ये स्लिट है तो सिंगल स्लिट से हो रहा है, जैसे यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन भी होगा और इंटरफ्रेंस भी होगा। तो क्या स्क्रीन पे दोनों बनते हैं? यस, बोथ आर फॉर्म, दोनों बनते हैं। और कंडीशन ये है कि अगर केवल इंटरफ्रेंस देखना है या इंटरफ्रेंस का पैटर्न डोमिनेट करे डिफ्रैक्शन की जगह, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो साइज है ये वाला, ये ए, इस डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। अब आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, ये डी के कंपैरिजन में ये ए का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो मैंने आपको उस दिन ये इसको मैंने डब्ल्यू लिखाया था, याद हो तो, और मैंने ये कहा था डब्ल्यू इज लेस देन डी एंड दिस डी इज लेस देन कैपिटल डी। तो ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ये वाली चीज पीछे वो एंगल थीटा हमने छोटा लिया था, वहां से कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन ये जो कंडीशन आई ये वाली, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर इंटरफ्रेंस का पैटर्न नजर आएगा, वहां पे डिफ्रैक्शन नजर नहीं आएगा या कम नजर आएगा, दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर W यानी स्लिट का साइज A इस D से बहुत छोटा नहीं है तो फिर वहां दोनों पैटर्न दिखते हैं। और इसको लेके क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी आपको मैं जो डिफ्रैक्शन की शीट दूंगा तो उसमें एक क्वेश्चन है नीट का। असल में होता क्या है कि जैसे डिफ्रैक्शन के पैटर्न में ऐसा एक मैक्सिमा आता है जिसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, और इसके नीचे फिर इंटरफ्रेंस की इस तरह की फ्रिंजेस बनती हैं ऐसे। तो ये इंटरफ्रेंस की फ्रिंजेस है और ये मैक्सिमा है। इस मैक्सिमा को कौन सा, डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा जिसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, और उसके नीचे फ्रिंजेस बनती है। अब ये डिफ्रैक्शन का कर्व अगर फ्लैट हो जाए, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा था कि इंटरफ्रेंस की जो फ्रिंजेस बनती है उनकी इंटेंसिटी तो बराबर होती है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो ये क्या होगा, ऊपर ये जो कर्व सेंट्रल मैक्सिमा जो बना है डिफ्रैक्शन का, उसी के नीचे इंटरफ्रेंस की फ्रिंजेस बनती है। इसको अगर हम फ्लैट कर दें, इसको फ्लैट कर दें तो ये सब फ्लैट हो जाएंगे, तो ये इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस वाली फ्रिंजेस की बराबर हो जाती है। वो फ्लैट करने की कंडीशन यही है कि ये ए का साइज इस डी के मुकाबले काफी छोटा होना चाहिए। ये मैं आपको कल बताऊंगा, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी में, पढ़ोगे तो वहां पे भी मिल जाएंगी, बट वहां वही है कि आप पढ़ोगे तो क्या एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। दूसरा क्या है, मैं जो बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज के साथ साथ उसमें कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा थोड़ा क्लियर करके। बाकी आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कोई भी काम की चीज है। जैसे कई बच्चों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी में, अच्छा एनसीईआरटी में भी दिया था हमने तो पढ़ाई नहीं। मैंने पहले बोला एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, लेकिन जो काम का वो मैं सब पढ़ाई दूंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़नी नहीं, लेकिन उसमें कुछ काम की चीजें कहीं कहीं दे रखी है, हर जगह नहीं। बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे नहीं मिलेंगी, काम की चीजें नहीं मिलेंगी। तो कुछ चैप्टर में है, जैसे ये काम का है, यही चीज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट डिफरेंस आ गया, दिस इज ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अगर थीटा छोटा होगा, अगर थीटा छोटा होगा तो यहाँ पर साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट पहले जैसे लिखा था इसे अभी भी मैं एक्स ही लिख रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, आगे हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो ए साइन थीटा है ये पाथ डिफरेंस आया, यानी यहां से और यहां से जो वेव निकल रही है वो यहाँ पे जब मिलेंगी तो उसमें पाथ डिफरेंस इतना आएगा, पाथ डिफरेंस इतना आएगा।
तो होता क्या है, एक पॉइंट बड़े काम का मैं लिखाने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को ध्यान रखना, उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। शीट में जो आपको देने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, ध्यान रखना। तो अब होता क्या है, बच्चे को थ्योरी रट लेता है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला याद कर लिया। ये बात सच है कि पिछले प्रीवियस ईयर में नीट में खासकर मैं बात करूं या जेईई मेन में और नीट में ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं, ज्यादातर वो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को लेके आए, मोस्टली क्वेश्चन सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को, तो बच्चा उसको रट लेता है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। लेकिन इससे कुछ अलग भी क्वेश्चन आए। अब अलग क्वेश्चन क्या है कि अगर ये जो स्लिट है ए साइज की, इसके आधे साइज पे यानी a/2 पे, इस स्लिट के अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एनी टू पॉइंट इन द स्लिट विच आर सेपरेटेड बाई a/2 यानी हाफ ऑफ द स्लिट विड्थ, उनसे निकलने वाली वेव, तो क्योंकि वेव फ्रंट आया ना, यहाँ पे देखो ये स्लिट है और वेव ऐसे आ रही थी, तो ये वेव फ्रंट आया। तो मैंने क्या बताया था, डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के बहुत सारे पॉइंट से वेव निकलती है, उनमें सुपरपोजिशन होता है। तो डिफ्रैक्शन में क्या है, एक फैमिली है पूरी वेव की जो सुपरपोज कर रही है, एक पूरी फैमिली कहां से, जैसे ये वेव फ्रंट था तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से, ये बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि डिफरेंट ये कहीं पॉइंट डाल देगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें इंटरफ्रेंस में 2 या 3 या कुछ वेव सुपरपोज करती है, और यहाँ डिफ्रैक्शन में बहुत सारी वेव सुपरपोज करती है। एक बड़ा अंतर है, मैनी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट, एक ही स्लिट में आ रहा है ना, सेम वेव फ्रंट से ओरिजिनेट होने वाली वेव सुपरपोज करती है। तो पूरी एक फैमिली होती है, कंटिन्यूअस फैमिली इसको बोलते हैं इस तरह से। तो डिफ्रैक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। ठीक है, डिफ्रैक्शन इज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, अ फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। चाहो तो मैं लिख भी देता हूं, डिफ्रैक्शन कहीं जगह निकाल के लिख लेना, वो टॉपिक मुझे करना था कंप्लीट, लेकिन चलो पहले ये भी जरूरी है, क्या पता ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। अब ये नहीं पता होता बच्चों को, डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फैमिली ऑफ वेव्स originating from different points of same wavefront। ये बहुत काम का पॉइंट है, मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन इंटरफ्रेंस में 2 या 3 वेव या कुछ वेव सुपरपोज कर दी, यहाँ बहुत सारी वेव होंगी। फैमिली का मतलब इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारी उसमें सुपरपोजिशन होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अब जैसे यहाँ पे ये सारी बहुत सारे पॉइंट है, तो कोई भी 2 पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करो, जैसे ये ले लिया मैंने, आपको नजर आ रहा हो, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस अगर स्लिट की विड्थ जो है उसका आधा है, फिर से सुनो मेरी बात को, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्लिट की विड्थ का आधा है। कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, वो आपने कहा बीचों बीच में लेना जरूरी है, जरूरी नहीं बीचों बीच में, एक यहाँ ले लिया और दूसरा यहाँ ले लिया, तो आप देखिए बीचों बीच में नहीं, ये थोड़ा नीचे की तरफ खिसक गया, तो ये 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, a/2 अगर होता है तो इनसे निकलने वाली, यानी इससे निकल रही है और इससे निकल रही है वेव, ये जब आगे सुपरपोज करती हैं तो एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, लिखा दूंगा कंप्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर इससे और इससे निकली, बस सेपरेशन कितना होना चाहिए, a/2। आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे की भी पूरी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन यहाँ नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस लेवल। बट हाँ, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को लेके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि पाथ डिफरेंस या PD बिटवीन वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम A and B meeting at P is A sin theta, right, is A sin theta। अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। वेव्स
waves originating from any two points in the slit, separated by distance. Waves originating from any 2 points in the slit, separated by distance equal to half of slit width. half of slit width, यानी स्लिट की जो विड्थ है उसका आधा, हाफ ऑफ स्लिट विड्थ. अब देखिए, वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी 2 पॉइंट इन द स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ स्लिट विड्थ डिफर इन फेज. यही वेव डिफर इन फेज बाय पाई, और फेज में तो पाई का अंतर होता है. डिफर इन फेज बाय पाई, और डिफर इन पाथ कितना हो जाएगा? डिफर इन पाथ बाय लैम्डा बाय 2. 10. ये पूरी जो बात मैंने लिखाई ना, यही काम की है. इसको आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आपको ये आइडेंटिफाई 10 दीज वेव. अब अगर ये अंतर होता है तो आप जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. पाई है तो एक का क्रेस्ट आएगा, दूसरे का ट्रफ आएगा, या लैम्डा बाय 2 है तो एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे. 10 दीज वेव्स डिस्ट्रॉय ईच अदर. यही से कहानी इसकी डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले बनना शुरू होंगे. डिस्ट्रॉय ईच अदर. अब ऐसी वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 तो है, बट इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए है, तब तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा आ रहा है. अगर कोई 2 पॉइंट जो मैंने कहे थे वो मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक दूसरा पॉइंट यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर a बाई 2 होगा तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो a बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा. फिर भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में a साइन थीटा है, तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ डार्क में लिखे हैं आपको नजर आ गए होंगे, ये दोनों, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? a बाई 2 आ जाएगा. और फिर यहाँ से जो वेव मिलेंगी आगे जाके किसी पॉइंट पे, ऐसे किसी जनरल पॉइंट पे मिलेंगी किसी थीटा के एंगल पे, वो पॉइंट मान लो p ही है या कोई भी है, तो यहाँ से जो वेव निकलेंगे उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो a बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा. a बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा. तो वही मैं अब आप आगे इसमें लिख रहा हूं. ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है. तो अब इसमें 10 यहां पे लिख रहा हूं. पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, यही जो मैंने यहां लिखा है वेव. अब यहां फ्रॉम नहीं लिखना है. 10 पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज वेव मीटिंग एट P विल बी. P कोई पॉइंट हो गया, जरूरी नहीं यही हो, कोई भी जनरल पॉइंट है, विल बी a बाई 2 साइन थीटा. और ये किसके बराबर हो गया? लैम्डा बाई 2 के. किसके बराबर हो गया? लैम्डा बाई 2 के. तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है. सो ये आ गया आपका a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा. एक कंडीशन तो ये आई, ठीक है. दूसरा यहाँ पे एच थीटा इज स्मॉल. ज्यादातर केस में एच थीटा इज स्मॉल की बजाय इफ थीटा इज स्मॉल, ज्यादातर केस में थीटा स्मॉल ही होगा. तो आप जानते हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा a थीटा इक्वल्स टू लैम्डा. a थीटा इक्वल्स टू लैम्डा. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ. आज मैं आपको इसमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तक कंप्लीट करके दूंगा, और मोस्टली थ्योरी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी अगले 10 मिनट में, और थोड़ा सा और हम इसको अभी कंटिन्यू करते हैं. तो ये आ गया a, और यहाँ से थीटा लैम्डा बाई a आ गया. थीटा आ गया लैम्डा बाई a. तो ध्यान रहे ये जो एंगल थीटा आया है, क्योंकि ये मिनिमा की कंडीशन आ गई, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो P पॉइंट, जैसे ये P पॉइंट हमने लिया, ऐसी जगह पे मिला हमें P पॉइंट जहां ये से वेव जा रही है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है एक दूसरे को, तो वो जो थीटा मिलेगा, ऐसा नहीं किसी भी थीटा में मिल जाएगा, वो थीटा इतना होगा लैम्डा बाई a. तो वहां उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? हमें मिनिमा मिलेगा. ऐसे थोड़ी कि बोले किसी भी एंगल पे हो जाएगा, किसी पे भी नहीं, ये कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो.
और कंडीशन जहां सेटिस्फाई होगी तो एंगल जिस एंगल पे मिलेगा वो एंगल लैम्डा बाई ए आएगा, जहां हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। तो थीटा की वैल्यू अगर लैम्डा बाई ए या साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए होगी तो फिर इस पॉइंट पे मुझे मिनिमा मिलेगा। और ऐसी सिमेट्री से एक मिनिमा नीचे मिलेगा। और ये जो मिनिमा होता है ये वाला और ये वाला, ये दोनों फर्स्ट मिनिमा होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट मिनिमा। और फर्स्ट मिनिमा के बीच में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरह से नीचे भी x ऊपर है तो x नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे फॉर, कंडीशन फॉर, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें याद रखिए। कंडीशन फॉर, या फिर इसको अभी छोड़ो, इस पे आते हैं अभी थोड़ी देर में। कंडीशन फॉर nth मिनिमा तो मैं बताऊंगा, पहले सबसे पहला फोकस आपको इसी पे करना है। अच्छा, इसमें कभी कभी थीटा अगर छोटा नहीं हो तो ध्यान रखना, फिर साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए लेके चलेंगे, अगर छोटा ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है तो गलती से भी नहीं करना वो, तो साइन 30 लेंगे और लैम्डा बाई ए आ जाएगा। साइन 30 हाफ आ गया, साइन 30 हाफ आ गया, लैम्डा बाई ए, तो वहां लैम्डा या ए कुछ ऐसा पूछ लेगा, एंगल दे रखा हुआ छोटा, तभी ये कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, सो मैं इसे लिखूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो आप इसको फिगर से समझो। ये आपका फर्स्ट मिनिमा, ये आपका फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये जो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखना प्रीवियस ईयर में सेंट्रल मैक्सिमा पे ही पूछे गए। तो दो तरह के सवाल मिलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा की ये वाली विड्थ x के टर्म में अगर देखें तो, और या 2 थीटा। एंगुलर विड्थ तो कहेंगे, एंगुलर पोजीशन लिखा है, ध्यान रहिए, ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। ठीक है, ये तो एंगुलर विड्थ कहेंगे 2 थीटा, तो यानी 2 लैम्डा बाई ए। और अगर लीनियर विड्थ पूछ रहा है तो 2x। और उसको कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो यहां से अगर x आपको निकालना हो तो x विल बी d थीटा। आप शायद मेरी बात को समझे हो। आपको अगर ये भी नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऐसे देखो, tan थीटा को आप लिखते हैं x बाई डी, ये d डिस्टेंस है, तो थीटा छोटा है, थीटा पहले छोटा मान लिया, तो ये tan थीटा को भी तो थीटा लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे। ठीक है, तो ऑल्सो x इक्वल्स टू, ये आपका d थीटा आ गया, तो x की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू यहां से d लैम्डा बाई ए। ठीक है, ये अभी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ नहीं आई, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो 2x है, ध्यान रहे, ये तो हाफ आया। तो अब इसके बाद देखिए यहां से आगे, बिटवीन 2 फर्स्ट मिनिमा, बिटवीन 2 फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट, सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे एंगुलर विड्थ, वो मैंने ऊपर फिगर बना दिया, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो दैट इज 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा, जो कि क्या है, 2 थीटा है। तो आप देखिए 2 थीटा की वैल्यू, ये क्वेश्चन दोनों तरह के पूछेगा, या तो ये आपसे पूछेगा एंगुलर विड्थ, तो दैट इज 2 लैम्डा बाई ए, या फिर पूछता है लीनियर विड्थ, ये तो हो गई एंगुलर विड्थ। दूसरा लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, 2x, तो 2x यहां से इसका ट्वाइस आ जाएगा, 2d लैम्डा बाई ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे इसी को याद करते हैं। और मैंने कहा भी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ को, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बताओ, यानी ये, या क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा, या फर्स्ट डार्क भी कह सकते हो आप इसको, ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर। एक आखिरी चीज और छोटी सी मैं बताता हूं अगले 2 मिनट में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया है अभी ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन बता रहा है, ये फर्स्ट मिनिमा। तो अब इसके आगे सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा भी आएंगे, तो उसकी फिर कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी ये भी हमें देखना होगा। तो इसी में
जैसे ये कंडीशन आई ना a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो nth मिनिमा के लिए a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा आ जाता है, n लैम्डा, और n की वैल्यू फिर रखते जाओ। ध्यान रखना यहाँ सेंट्रल फर्स्ट मिनिमा के लिए आप चाहो तो 1 रख सकते हैं, सेकंड के लिए फिर 2 रखेंगे, थर्ड के लिए सेंट्रल मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं होता, सेंट्रल फर्स्ट मिनिमा है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं ये सबसे मेन ये था, तो ये मैंने पहले बता दिया। तो अब यहां पे देखिए कंडीशन फॉर nth मिनिमा, कंडीशन फॉर nth मिनिमा, और इसमें फिर यहां से आप लिखते हैं, ये इतना भी याद करोगे ना तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर nth मिनिमा और n इक्वल्स टू 1, जीरो नहीं, जीरो रखेंगे तो खत्म, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा भी नहीं, आप सोच रहे हो। n इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट मिनिमा, जो अभी हमने किया है यहाँ पे 1, आप देखिए, आप इसमें रख दो 1 तो ये रिजल्ट मिल जाएगा नीचे वाला। और अगर आपको सेकंड मिनिमा चाहिए तो n इक्वल्स टू 2 रख दो, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें आप चाहो तो साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाई a, ये, और अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो फिर आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा ये पता है क्या है, व्हाट इज दिस, ये थीटा, ये आपको n लैम्डा बाई a क्या बता रहा है पता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, ये भी लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। एक और चीज, एंगुलर पोजीशन अगर आ गई ना, अगर एंगुलर पोजीशन आ गई, ये मिनिमा लिखा है मैंने, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये एंगुलर पोजीशन निकाली थी और उसमें थीटा की जो वैल्यू आई थी उसमें अगर d का मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गया, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आ गया था। तो इसी में ये जो आया ना, इसी में अगर आप d का मल्टीप्लाई कैपिटल D का कर देंगे तो आपको डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा भी मिल जाएगा। बट ध्यान रखना कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि वहां पे ये थीटा छोटा नहीं होगा, तो फिर इसको ऐसे ही लेके चलना, मैंने दोनों लिख दिए। इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर C ऑफ स्क्रीन, तो मैं इसे xn लिख देता हूं, xn, तो यहीं पे ये आ जाएगा n टाइम्स d लैम्डा बाई a, ठीक है, ये आ गया। इसमें एक चीज और, अब आपके जैसे मिनिमा इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, एक ही बार मैक्सिमा आया, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इसका और एक नाम होता है प्राइमरी मैक्सिमा, आप लिख सकते हैं। प्राइमरी मैक्सिमा क्यों बोलते हैं पता है, प्राइमरी मैक्सिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी इसी के पास होती है, सबसे चौड़ा होता है, डबल साइज होता है इसका, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, और इसका नाम होता है प्राइमरी मैक्सिमा। प्राइमरी और इसके अलावा जो भी मैक्सिमा होते हैं वो सब सेकेंडरी बोले जाते हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी इससे काफी कम होती है। अभी मैं आगे अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम होती है, उसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक ग्राफ भी है, मैं बताऊंगा आपको। और मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी इसी के पास होती है, सारी की सारी मान लो लगभग ऑलमोस्ट इसी के पास होती है, बाकी मैक्सिमा तो धुंधले होते जाते हैं। और इसकी ठीक जो विड्थ है उसकी आधी विड्थ के मिलेंगे, आधी विड्थ के मिलते हैं, तो विड्थ भी कम होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है, तो वो सभी सेकेंडरी की कैटेगरी में जाते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा को प्राइमरी मैक्सिमा भी कहते हैं। चलिए, आज काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, यही रुकना होगा हमको, ठीक है। और अब कल मैं अभी इसमें आपको nth मैक्सिमा, अभी मिनिमा बताया, nth मैक्सिमा की कंडीशन कल बताऊंगा, और भी अभी काफी सारी चीजें हैं, ग्राफ बताऊंगा, इसका वेरिएशन बताऊंगा, कुछ एक कंपैरिजन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को लेके क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट मिक्स करके डाल दिए, ठीक है। अब एक बड़ा अंतर तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा और विड्थ भी सबसे ज्यादा, और जो बाकी जो मैक्सिमा मिलते हैं उनकी विड्थ आधी और इंटेंसिटी और कम होती है, आधी नहीं और कम। यहाँ आई होगी तो I/22, I/62, ये मैं कल बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी होगा।
ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस में आपने नोटिस किया था सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर होती थी, ध्यान से सुन लेना, दिखाऊंगा नहीं, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी बराबर होती थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होती है, इसलिए प्राइमरी भी बोलते हैं। वहां मैक्सिमा की विड्थ आपने देखा तो वो जो ग्राफ प्लॉट किया था ऐसे करके कॉस स्क्वायर वाला आया था, वो सब बराबर थे, विड्थ बराबर थी, विड्थ भी और हाइट भी, यानी इंटेंसिटी भी बराबर थी। यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत तेजी से गिरेगी, आई फिर सीधे I/22, फिर I/62, ऐसे करके कम होती बहुत तेजी से। तो यहाँ के जो मैक्सिमा है इक्वली ब्राइट नहीं होते, मेन इंटेंसिटी इसी के पास होती है, इंटरफेरेंस में सब में बराबर होती है। फिर वो कंडीशन भी बताऊंगा जो अभी मैं बता रहा था ना, कि सिंगल स्लिट से दोनों से इंडिविजुअली अगर इंटरफेरेंस करा रहे हैं तो इंडिविजुअली डिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा और इंटरफेरेंस भी हो रहा होगा, तो क्या वो कंडीशन आएगी कि जब इंटरफेरेंस का पैटर्न डोमिनेट करेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का आया था जो अभी मैंने बताया ना, आपको नीट में मिल जाएगा, मैंने इंक्लूड किया है, ऐसे करके था और इसके नीचे ऐसे इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस बनते हैं, ये फिगर आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आया नीट में, वो मैंने अभी आपको जो डीपीपी दूंगा उसमें वो क्वेश्चन भी है, वो कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। अभी आप इतना इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है आप पूछ लो।